फेसबुक का ऑफर आपके पास था एंड यू डिड द जॉब आल्सो, राइट? जी। तो लेकिन वो इतना बड़ा, लोग तरसते हैं वहाँ पे है ना कि जॉब मिल जाए, तो आपने वो छोड़ के इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया, तो डर नहीं लगा मन में यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा करियर फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा? लेकिन किसी भी जॉब में मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। फिर मैं एक रिलायंस के पेट्रोल पंप पे गया और मैंने उनसे कन्विंस करके मैं उनके पेट्रोल पंप में टेंट लगा के सो गया था। अरे आज तो कुत्तों ने सीट काट दी, मतलब वो मेरा जो पर्स था वो बेसिकली मिसप्लेस हो गया। कई सारे लोग ट्रैवल करते हैं नेचुरल ब्यूटी के लिए, तो आई वुड से कि नॉर्वे वाज द बेस्ट। इंडिया में भी ऐसा मैंने देखा है कि कुछ फॉरेनर्स आए हैं, कुछ लोग ऐसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक्चुअली हमें भी नहीं करना चाहिए ऐसा। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वर्ल्ड वाइड यूज होता है एंड अगर या तो नहीं होता तो क्या हमारी तरफ से उधर कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगती है? एक्चुअली गूगल मैप सब जगह नहीं चलता है, वो सारी जगह चलते हैं जहाँ पे कुंभ हुआ था। कुछ इंडियंस का मैंने पढ़ा है जिनने ग्रुप में वो राइड किया है उस रोड पे। आई थिंक सोलो शायद अभी तक किसी इंडियन ने वहां नहीं किया है, जैसा मुझे लगता है। तो मे बी आई विल बी द फर्स्ट इंडियन टू राइड ऑन दैट रोड सोलो। बाकी अब जो होगा, अगर सोल पाथ है तो सोल विल फाइंड अ वे, अदर सोल्स विल हेल्प, जैसा मैंने कहा आपको। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं एक IITian एंड टेक्निकल गाय हु वर्कड विद Amazon एंड Facebook, जिनको रोड से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने 42,000 किलोमीटर 40+ कंट्रीज इन 2 कॉन्टिनेंट सिर्फ सोलो बाइक राइड करके पूरी की। सो प्लीज वेलकम पोचा सोलो बाइकर मिस्टर आशीष शर्मा। We have started to ascend. Looks like there's a mountain pass that for the passport transported in Mongolia. वेलकम आशीष सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सबको यही बोलूंगी, प्लीज इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट आप सब भी अपने ऊपर डाउट करोगे कि हम लाइफ में जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो सर, पोचा सोलो बाइकर कौन है और क्या करते हैं, प्लीज बताइए। जी, पोचा सोलो बाइकर एक्चुअली मेरा यूट्यूब हैंडल है। वैसे मेरा नाम आशीष शर्मा है, लेकिन मेरा कॉलेज में निकनेम पोचा मुझे मिला था, और पोचा वर्ड की जो रिकॉलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी थी, तो वो नाम स्टक हो गया मेरे साथ। और पोचा नाम से सारे आईडीज मिलने भी इजी थे। आशीष शर्मा इज अ वेरी पॉपुलर नेम, तो मैंने पोचा जो वर्ड है वो अपने सारे आईडीज में रखा है। मेरे ईमेल में है, मेरे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है। तो जी, ये पोचा की कहानी। सो पोचा बता भी दीजिए क्या करते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है आपकी? सो एक्चुअली 2021 में मैंने सोलो बाइक राइड्स चालू की। मेरा यूट्यूब हैंडल भी पोचा सोलो बाइकर है। सो एक्चुअली स्टोरी ये रही थी कि मैं हमेशा से ही इंस्पायर रहा था राइडिंग स्टोरीज से। 2016 में एक फैमिली थी बैंगलोर में, जो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उन लोगों ने रोड ट्रिप किया था बैंगलोर से पेरिस अपनी कार में। वो कोई फिएट लीनिया कार थी। मैंने वो स्टोरी पढ़ी थी और मुझे वो स्टोरी बहुत स्ट्राइकिंग लगी थी। मुझे लगा था शायद मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। 2015 में अपेरेंटली मेरी जो वाइफ है उनने एक बाइक ट्रिप प्लान किया था हमारे लिए। हम लोग 4 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बाइक पे मेरे पास रॉयल एनफील्ड पुरानी वाली बुलेट है, और एक थंडरबर्ड पे मेरे 2 और फ्रेंड्स थे। और हम लोगों ने अपनी बाइक शिप की थी बैंगलोर से जम्मू। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। और जम्मू से हमने राइड करना चालू किया था। हमने लेह लद्दाख राइड किया था, और वो ट्रिप भी बहुत अच्छी और यादगार रही थी मेरे लिए। तो जब 2020 में मुझे यूके से एक जॉब ऑफर आया था, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि भाई अब हमको अपना रोड ट्रिप नेक्स्ट लेवल पे करना चाहिए। वी शुड डू अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड ट्रिप, और यूके हम चलते हैं कार चला के। तो उस टाइम वाइफ ने अग्री हो गई वो। बट फिर मैंने एक्चुअली मुझे यूके से फेसबुक से ऑफर आया था। मैंने फेसबुक को बोला कि मैं 6 मंथ्स बाद ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं रोड से जाऊँगा बैंगलोर से यूके तो काफ़ी टाइम लग जाएगा।
फिर मैंने रिसर्च करनी चालू की। 2 महीने के रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि उस टाइम पे कार से या किसी भी व्हीकल से क्रॉस कंट्री ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कोविड के चलते कंट्रीज ने अपनी लैंड बॉर्डर क्लोज की हुई थी। तो अब 2 महीने रिसर्च के चले गए, 4 महीने मेरे पास फिर भी बचे हुए थे। तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, तो वाइफ ने बोला कि भाई आपकी कंट्री में तो आपको किसी ने नहीं रोका। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। अब मैं अकेला था और मेरे पास एक मोटर बाइक थी, तो फिर मैं उसको लेके निकल पड़ा। मैंने प्लान किया कि मैं स्पीति जाऊंगा और मैं कर्नाटका से होता हुआ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए स्पीति तक जब पहुंचा था, रामपुर बुशहर पहुंचा था मैं, तब कोविड सेकेंड वेव आ गया। और फिर मेरी वाइफ ने कहा कि भाई इट इज़ नाउ वेरी ट्रिकी, आप आ जाओ। तो चंडीगढ़ में मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे बाइक खड़ी करके मैं वापस बैंगलोर चला गया और फिर हम यूके चले गए वापस, मतलब यूके चले गए फ्लाई करके, वहाँ जॉब मैंने ले ली थी। और उसके बाद फिर 2023 में जब यूके से वापस आने का हुआ तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई इस साइड तो हमने नहीं की राइड, चलो इस साइड करें वापस इंडिया की तरफ। उस टाइम मेरी वाइफ थोड़ी होमसिक थी, उनको था कि वो जल्दी घर जाए। तो लाइक आपकी वाइफ इक्वली आपको सपोर्ट करते थे उस चीज में कि लेकिन उनको भी इंटरेस्ट था इस चीज में? उनको इंटरेस्ट था, मतलब शी वाज डेफिनेटली अ वेरी गुड कंपेनियन ऑन द रोड। बट एक्चुअली ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रिप जब हम रिटर्न आ रहे थे तब उनका उतना मन नहीं था। तो फिर वो तो आ गई अपना फ्लाई करके, और मैंने फिर बहुत सोचने के बाद मैंने यूके में एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक खरीदी। 1 हफ्ते का टाइम था मेरे पास, तो मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी कुछ 1,80,000 रुपए की। और कुछ मैंने राइडिंग गियर खरीदे जो मैं पहना हूँ, ये सारे यूके से ही खरीदे मैंने। ये शायद जैकेट 4,000 रुपए की, ये पैंट कुछ 3,000 रुपए का, जूते मेरे कुछ 2,000 रुपए के। तो ऐसे 10,000 में मेरा सारा गियर आ गया और 1,80,000 की बाइक थी। उसको लेके फिर मैं निकल पड़ा इंडिया की तरफ। शेंगन वीजा भी लिया मैंने और उसको लेके मैं इंडिया की तरफ निकल पड़ा था। और काफी आगे तक चली वो जर्नी। मैं कजाकिस्तान तक पहुंचा था, इंडिया तो नहीं आ पाया। बट हाँ, मतलब उस टाइम से फिर ये जो क्रॉस कॉन्टिनेंटल मोटर बाइक सोलो ट्रिप की शुरुआत हो गई थी मेरी लाइफ में। तो लॉकडाउन में ऐसा क्या हो गया कि आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मुझे इसी चीज में जाना है? एक्चुअली लॉकडाउन के चलते ये जो मैंने सोलो ट्रिप की फर्स्ट, जो मैं चंडीगढ़ में जो बाइक खड़ी करके गया था, तो वो बहुत ही अनप्लान्ड ट्रिप थी। और मतलब मैं बस बाइक लेके निकल गया हूँ और मुझे पता है कि मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है और मैंने ना कोई बुकिंग किया ना कुछ किया है। मैं अपनी बाइक पे चल रहा हूँ। बाइक में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। मेरा राजस्थान गुजरात में मुझे इंजन रीबिल्ड कराना पड़ गया क्योंकि मैं लो ऑयल में बाइक चला रहा था और मैं थोड़ा नोविस बाइकर भी था, मुझे बहुत बाइकों का पता भी नहीं होता था। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने बाइक राइड की तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर आप प्लान बहुत सारा नहीं भी करते हैं तो, बट आप अगर अपनी डेस्टिनी पे या फिर भगवान पे या फिर नेचर पे बिलीव करके चलते हैं कि आपको हेल्प मिल जाएगी, और एक्चुअली हेल्प मिल जाती है। और ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पॉइंट पे मुझे वो खत्म करके वापस आना पड़ा। मतलब काफी ऐसे मोमेंट्स हुए जब मुझे डाउट हुआ कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअली लोगों के सपोर्ट से वो बाइक चलती गई और काफी स्ट्रेंजर्स का भी सपोर्ट मिला मुझे। तो जब ये वाली चीज हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर एक जो आत्मपथ या जो सोल पाथ कहते हैं, मुझे ऐसा लगा शायद ये सोलो बाइक राइड ही मेरा आत्मपथ या मेरी सोल पाथ है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं जब आप अपने आत्मपथ पे चलते हैं तो दूसरी आत्माएं आपको अपने आप ही सपोर्ट देने लगती है, और वैसा मेरी बाइक राइड्स में होने लगा था। तो मुझे लगा शायद इस जीवन में शायद मेरी आत्मा कुछ इस टाइप का ही करना चाहती है, इसलिए मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो उसे छोटे लेवल पे क्यों करें, बड़े लेवल पे करें। करेक्ट। बट आपने जैसे बताया फेसबुक का ऑफर आपके पास था एंड यू डिड द जॉब आल्सो, राइट? जी। तो लेकिन वो इतना बड़ा, लोग तरसते हैं वहां पे है ना कि जॉब मिलता है, तो आपने वो छोड़ के इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया, तो डर नहीं लगा मन में यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा करियर फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा या कुछ आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? बिकॉज काफी चीजें चलती है। सो हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स एट दैट मोमेंट? किस तरह आपने वो स्टेप ले लिया कि फाइनली नाउ आई हैड डिसाइडेड कि मुझे यहीं जाना है? जी, एक्चुअली मैं मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो काफी लंबा रहा है। 2005 में मैं आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट किया मैंने।
हे और भगवान, इतनी अच्छी स्टडीज की है, वेरी नाइस है। जी। और उसके बाद मेरा स्टार्टअप करने का बड़ा मन था, मैंने स्टार्टअप्स में जॉब की, मैंने खुद भी अपना स्टार्टअप किया, मेरी एक स्टार्टअप में थोड़ी छोटी सी फंडिंग भी हो गई थी। वाओ। और बट फॉर सम रीजंस मेरी स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल बना नहीं, तो आई हैव टू शट इट डाउन। फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ गया, मैंने अमेजोन में जॉब की, उसके बाद फिर फेसबुक में जॉब लगी। एक्चुअली मैंने ये जो मैं आत्मपथ वाली बात बोल रहा हूँ आपको, मैंने ये देखा कि वैसे मैं काफी कैपेबल था, अच्छी जॉब्स करना कोई मेरे लिए मुश्किल की बात नहीं थी, लेकिन किसी भी जॉब में मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। और हर बार जॉब ज्वाइन करने के बाद कुछ ना कुछ तकलीफें हो रही हैं और उस टाइप की चीजें हो रही थी। मतलब मेरा प्रोफेशनल लाइफ ऑल्दो बाहर से बहुत वेल सेटल्ड दिखता है, वो एक्चुअली वैसा था नहीं। मैं बहुत खुश नहीं था, मतलब मैं चाहता तो उसको मैं चला सकता था। You were internally was not happy. राइट। और ये जब भी ऐसे ये राइड और इन सब चीजों की बात मेरे आती थी सामने, तो एकदम मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छा है। मतलब इन जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जो मैंने इन बारे में सोचा वो चरितार्थ हुए। जब मैंने 2008 में बाइक खरीदी तो मैंने सोचा था कभी मैं बाइक राइड करूंगा, और उस टाइम मेरी और वाइफ की शादी नहीं हुई थी, हम लोग डेट करते थे। तो जब 2015 में जब मैं अपने स्टार्टअप बंद कर रहा था और मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी था, तो मेरी वाइफ ने बोला कि भाई तुम कहते थे कि बाइक राइड करेंगे, चलो मैं आपको लद्दाख लेके चलती हूँ। So depression for what? मतलब वही कि मेरा स्टार्टअप मैंने 5 साल चलाया, नहीं वर्कआउट हुआ, फंडिंग हुई, सब कुछ ठीक हुआ, फिर भी नहीं वर्कआउट हुआ। तो आई वाज लाइक फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड अराउंड दैट। तो मेरी वाइफ ने अपनी जॉब छोड़ी, उसने बोला कि चलो ये आप बोलते थे कि बाइक आपने लिया, आपने कभी लॉन्ग राइड नहीं की, वी विल डू लेह लद्दाख। Very nice. She's fully supporting you. Right, ना? right, Like right. very nice. राइट। सो इनफैक्ट एक बार 2012 में हम लोग कश्मीर वगैरह घूमने गए थे मेरी फैमिली के साथ, और मैंने वहां पे कुछ बाइकर्स को देखा था, एंड आई वाज लाइक किसी दिन मैं भी कश्मीर में और इस टाइप से बाइक राइड करूंगा। 2015 में वो बात चरितार्थ हो गई। मतलब जैसे कहते हैं ना, आत्माएं आपको सपोर्ट के लिए आ जाती है। ठीक है। फिर 2016 में मैंने ये बैंगलोर के फैमिली का पढ़ा, और मैंने अपनी वाइफ से बोला था यार किसी दिन अपन भी ऐसे करेंगे, एंड माय वाइफ सेड कि हाँ। और फिर 2020 में वो यूके का ऑफर आ गया, ऑल्दो मैं उस टाइम नहीं कर पाया बाइक राइड, बट फिर रिटर्न में मैंने की। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि इन मामलों में जो मैं सोचता था वो चीजें चरितार्थ हो रही थी, स्पेशली राइड्स को लेके। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे सोलो राइड करूंगा, लेकिन आई थिंक सोलो राइड ही शायद मुझे बहुत फुलफिलिंग लगती है, क्योंकि मेरा शायद नेचर भी वैसा ही है कि मैं खुद से काफी कुछ कर लूंगा, बट मल्टीपल लोगों का जब ओपिनियन साथ में आ जाता है तो फिर मैं स्ट्रगल करता हूँ। तो शायद मेरा नेचर ही वैसा है, शायद मेरी आत्मा ने वैसी बॉडी ही ली है कि वो सोलो राइड वाली जो चीज है वैसा कुछ वो करना चाहती है, ऐसा मुझे लगता है। बट जैसे आपने चूज तो कर लिया सब कुछ, बट फिर एक होता है, डर भी होता है, पीछे फैमिली भी है, और अब आपको अपनी फैमिली को अपने छोड़ दिया है, लाइक आप निकल चुके हो जहाँ पे आपकी खुद की जर्नी स्टार्ट होती है, आपके खुद के नीश या पैशन स्टार्ट होता है। तो वाइफ की साइड से या पेरेंट्स की साइड से कभी रहता है डीमैरिज की व्हाट यू आर डूइंग एंड कुछ? राइट। सो थोड़ी मिक्स स्टोरी है। वाइफ ने काफी सपोर्ट किया है मुझे इन सब चीजों में, और लेकिन जब ट्रांस कॉन्टिनेंटल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट सोलो राइड करने की बात आई थी, तब इनिशियली वाइफ का भी थोड़े सेकंड थॉट्स थे, वो भी उतनी अग्री नहीं थे, और एक्चुअली उनका था भी, क्योंकि इससे पहले जो मैं बाइक अभी चला रहा हूँ, जो कि एक्चुअली मंगोलिया में खड़ी हुई है अभी, वो बाइक मैंने यूके में खरीदी थी। उससे पहले मैंने एक बाइक ली थी लंदन में, हम लोग लंदन में रहते थे। उसको मैंने खरीद के, और मैंने थोड़ा टेस्ट के लिए, कि मेरा प्लान था इसको मैं इंडिया लेके जाऊंगा, तो मैं उसको एक बार आयरलैंड ले गया था, इट वॉज गुड। फिर मैं नॉर्वे लेके जा रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मुझे लगा शायद ये कोई ओमन है, शायद ये कोई साइन है, मे बी मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, तो मैंने फिर वो छोड़ दी थी वो। और फिर जब मेरी वाइफ चली गई थी इंडिया, मैं यूके में ही था कुछ टाइम, मैं समर्स का वेट कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे पक्का नहीं था कि मैं बाइक से करूं कि नहीं करूं, बिकॉज ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, राइट? तो मे बी दैट्स अ साइन। बट जब एक्चुअली मैंने बाइक खरीद ली थी, और खरीदते टाइम शायद मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं था, फिर जब मैं ये बाइक राइड चालू कर रहा था तब मैंने उनको बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, एंड उनका फर्स्ट रिएक्शन बहुत सपोर्टिव नहीं था। एंड होता ही है जब पहले ऐसा हो चुका है, राइट।
जी। सो शी वाज लाइक ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड फिर शी सेड कि आप मुझसे आके मिलो। तो एक्चुअली मेरा यूके का वीजा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने यूके से बाइक राइड करके मैं उसे यूरोप लेके आया। बेल्जियम में एक फ्रेंड रहते हैं, मेरे पास शेंगन वीजा था, और फिर बेल्जियम में मैं उसे गाड़ी को खड़ी करके फिर मैं फ्लाई करके इंडिया आया था अपनी वाइफ से मिलने। और तब हमारी बात हुई, और तब मैंने अपनी वाइफ को थोड़ा सपोर्ट में लिया। मैंने बोला कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये मुझे लगता है कि ये मेरा ड्रीम है और ये मेरा पर्पस है इस लाइफ का, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे ट्राई करना है। तो मेरी वाइफ को भी थोड़ी बात समझ आई, उनने भी कहा कि ठीक है, मतलब डर तो उनको अभी भी रहता है जब भी मैं रोड पे जाता हूँ, बट शी वाज लाइक कि ठीक है, मतलब करना चाहते हो तो ये करो आप। पेरेंट्स को मैंने ये बात बहुत टाइम तक नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। उनका जब रिएक्शन आया था तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं था, जब उन्हें पता चल गया था एक्चुअली अननोइंगली। मैंने अपनी सिस्टर को बताया हुआ था, मेरी सिस्टर को नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है, तो उसने मेरे पेरेंट्स को बता दिया था। तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा ऐसा हुआ था, पेरेंट्स से बोला था ठीक है, जितनी दूर आ गए, अब खड़ी करो, आ जाओ, ठीक है, मतलब शौक है, हो गया, पूरा हो गया होगा, आप कितना ही शौक अपना बढ़ाओगे आगे। लेकिन मेरा तो मन था कि आगे करना है, तो थोड़ा मैंने नजरअंदाज किया, थोड़ा मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, कुछ कुछ करके फिर वो मैंने ट्रिप अपनी की कजाकिस्तान तक, और फिर मैं आ गया। अभी अब पेरेंट्स से मुझे लगता तो नहीं है वो कि इस चीज को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन उनको ये समझ आ गया है कि नहीं, ये शौक से बड़ा है मेरे लिए, मानने वाले नहीं हो, हाँ, मेरे शौक ही पूरा करना है। राइट। सो वैसी कुछ चीजें हो गई हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि पूरी रजामंदी है, लेकिन ठीक है, मतलब अब मेरी फैमिली थोड़ा मेरे साथ में चल रही है, और मेरी वाइफ भी जहां तक हो सकता है मुझे सपोर्ट करती हैं। और अब तो खैर मैंने 2 ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रिप्स कर लिए हैं, तो अब थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हो गई है, तो थोड़ा कन्विक्शन भी आ गया है, तो चल रही है चीजें। करेक्ट। आपका फर्स्ट ट्रिप था बेंगलुरु टू स्पीति, राइट? तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने चैलेंजेस फेस किए थे, बिकॉज दैट वाज टोटली फर्स्ट? राइट, एक्चुअली वो वाले ट्रिप में मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजेस हुए थे, बिकॉज मैं बहुत ऑल्दो इंडिया में था, लेकिन मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड तरीके से निकल गया था। मतलब मैं अपनी बाइक 2008 से ओन करता हूँ, मैंने कभी लॉन्ग ट्रिप नहीं की थी, मुझे बाइक का बारे में बहुत पता ही था। हमारे भारतीयों में थोड़ी मेंटालिटी भी ऐसी है कि हम, मतलब गाड़ी है, हमें कुछ पता नहीं है, हम मैकेनिक को देते हैं, वो ठीक करके देता है, हमें लगता है ठीक हो गई, राइट? हम बहुत अंदर नहीं जानते। जब मैंने ट्रांसकॉन्टिनेंटल राइड्स किए तो मुझे पता चला लोग कितने अपनी गाड़ियों को अंदर से जानते हैं, और कितना खुद से भी करते हैं। तो मैं भी वैसे ही था कि ठीक है, मैकेनिक के पास ले गया, मैंने कहा भाई वहां लेके जाना है स्पीति तक। उसने कुछ किया, उसने बोला हाँ सर ठीक है। फिर मैंने चालू की, मुझे पता चला कि इंजन ऑयल उसमें से लीक होता रहता था, एग्जॉस्ट से निकलता था, तो इंजन ऑयल कम हो गया था। और खैर सबसे पहली दिक्कत तो ये हुई थी कि गुजरात नवसारी के पास मेरे इलेक्ट्रिकल्स फेल हो गए थे। मैं ऐसे बाइक चला रहा हूँ, रात हो गई, इलेक्ट्रिकल्स फेल हुए, बाइक बंद हो गई। फिर मैं एक रिलायंस के पेट्रोल पंप पे गया, और मैंने उनसे कन्विंस करके मैं उनके पेट्रोल पंप में टेंट लगा के सो गया था रात में, क्योंकि आसपास कुछ रहने अलाउ होता है ऐसे? एक्चुअली अलाउ तो नहीं था, वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वहां पे जो 2 जूनियर थे, उनने कहा था कि 6 बजे उनके सुपरवाइजर आएंगे, तो आप 6 बजे से पहले अपना टेंट समेट लेना, आप सो जाओ यहाँ पे। और उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह दी जो कैमरे में नहीं आती थी, ताकि तो कोई आप उसको कैरी करके चलते हो हमेशा? राइट, एक टेंट मैं साथ में कैरी करता हूँ अपनी सारी राइड्स पे, टेंट और स्लीपिंग बैग दोनों। अरे नाइस। हाँ, तो वो मैं वहां पे रहा टेंट लगा के। फिर मैंने अगले दिन अपना बाइक रिपेयर वगैरह कराया। थैंकफुली कुछ अच्छे मैकेनिक मिल गए मुझे, तो उन्होंने मेरी इलेक्ट्रिकल ठीक किए। फिर वीरावल जो सोमनाथ है, वहां पे रात को मैंने बाइक जहाँ खड़ी की थी, तो कुत्तों ने मेरी सीट काट दी। फिर अगले दिन जाके मैंने सीट रिपेयर कराई। फिर उसके आगे मैं राजकोट गया था, तो वहां पे बाइक का इंजन का पिस्टन जो है वो टूट चुका था, क्योंकि बाइक में ऑयल कम था, तो इंजन ऑयल। तो फिर मैंने राजकोट में अपना पूरा इंजन रीबिल्ड कराया। तो एक्चुअली एक टाइम पे तो मुझे गुजरात थोड़ा होटल कैलिफोर्निया जैसा लग रहा था, पता नहीं निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से। नहीं तो आपको उस वक्त ऐसे तो नहीं फील हो रहा था कि यार मैंने गलत लाइन तो नहीं चूज कर लिया? एग्जैक्टली। उस टाइम पे काफी ऐसे सेकंड थॉट्स थे कि जब राजकोट पे मेरा इंजन रीबिल्ड हुआ था, फर्स्ट इंस्टेंस पे वो सही से रीबिल्ड भी नहीं हुआ, उसमें काफी सारा काला धुआं निकल रहा है,
और मैं तो काफी ऐसे था कि पता नहीं है, मतलब उनने बोला नहीं आप दो, हमको ठीक करते हैं। मैंने कहा था सेकंड अटेम्प्ट में अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं इस गाड़ी को यहीं खड़ी करूंगा और मैं चला जाऊंगा बैंगलोर फ्लाई करके। बट सेकंड अटेम्प्ट में थैंकफुली वो काफी अच्छा काम किया उनने। वो मेरी बाइक अभी भी चल रही है, अभी मैंने उसको रिपेयर कराया है, यहाँ चंडीगढ़ में खड़ी थी। और फिर मैं उसके बाद से कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, फिर मैं अच्छे से पूरा स्पीति तक पहुंच गया था। और बट वो वाली राइड में मुझे काफी दिक्कतें हुई, और मुझे ये भी सीख मिली कि अगर इतनी दिक्कतों में भी और अनजान जगहों में भी अगर मैं ऐसे निकल सकता हूँ तो उससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया था कि दूसरे देशों में भी इस टाइप की सिचुएशन में फंसूंगा तो नहीं मैं, मतलब कुछ ना कुछ करके वी विल फाइंड अ वे, जुगाड़ लगा लेंगे जी। बट थैंकफुली जो मेरी ये वाली बाइक है जो मैंने यूके में खरीदी है वो सुजुकी की एक बाइक है, सुजुकी वी स्ट्रॉम। इट्स अ वेरी रिलायबल बाइक, इट टर्न्ड आउट टू बी एक्सट्रीमली रिलायबल। और उसमें थोड़े इलेक्ट्रिकल इश्यूज आए बट कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। वो मेरे ख्याल से अभी 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने उसे सेकेंड हैंड लिया था तभी वो कुछ 80-85 हजार चल चुकी थी। अभी 1,20,000 कुछ है, मैंने कुछ अराउंड 42,000 किलोमीटर किए हैं, 40,000 किलोमीटर किए हुए उस पर। तो हाँ, वो बाइक हैज बीन वेरी गुड, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं आए। बाकी तो हाँ, मतलब इस वाली राइड में काफी दिक्कतें रही थी। तो ये जो आपकी फर्स्ट ट्रिप थी, कितने टाइम की आपने प्लान करी थी? ये एक्चुअली मैंने प्लान नहीं किया था। मैंने ये था कि मुझे स्पीति पहुंचना है और मुझे विंटर में स्पीति, मतलब खैर विंटर तो नहीं, उस टाइम तो अप्रैल हो चुका था, इनफैक्ट मई लग गया था मेरे पहुंचते वहां तक। तो ऐसा था कि स्पीति को सर्किट करना है, क्योंकि लेह लद्दाख मैंने पहले किया था, और स्पीति का सर्किट करके मैं ईस्ट से आऊंगा। और ईस्ट का मैंने पाथ नहीं प्लान किया था, नॉर्थ का किया था कि मैं गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान से जाऊंगा, क्योंकि ये गुजरात और मैं बहुत घुमा नहीं था, तो था कि गुजरात भी देख लेंगे इसी बहाने। तो मुझे ऑन द रोड में 44 डेज रहा था। 44 days. So how you survive 44 days? Like without family, without anyone, है ना? होता है कि सोलो राइड, अब टोटली सोलो था ये? जी। अरे वेरी नाइस सर। तो आपने कैसे सरवाइव किया, थोड़ा बताओ। खाना पीना रहना किस तरह आपने चीजें करी थी? तो एक्चुअली अब मैं तो बाहर भी इंडिया के राइड किया है। इंडिया के राइड बाहर करने के बजाय जब मैंने इंडिया में करता हूँ तो खाना पीना तो इज वेरी सॉर्टेड। मतलब आपको हर जगह आपके पसंद का खाना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो खाते हो वो आपको सब जगह मिल जाता है। इंडिया के बाहर ये थोड़ी दिक्कत रहती है, मतलब आपको बहुत ही लिमिटेड फूड आइटम है। तो आई वुडंट से खाना पीना वाज अ प्रॉब्लम। मतलब कहीं पे भी जहां जाता था मैं, कुछ भी सस्ता जो भी डिसेंट मिल रहा है, वो तो जैसे हो गया ना, बाहर का खाते थे। कुछ ऐसा होता था आप कैरी करके चलते थे, यार नहीं मैं खुद कुक कर लूंगा या समथिंग? इंडियन राइड्स में तो मैं नहीं करता था। हाँ। लेकिन बाहर की राइड्स में किया था मैंने। अच्छा, हाँ। खुद कुक करते थे? जी हाँ, खुद का कुछ सामान मैं वहीं जाके वहीं खरीदता था और वहीं पे खरीदते थे। हाँ, तो क्योंकि बाइक में एक्चुअली आपके पास सामान रखने का कम होता है, तो आप मेरे पास एक्चुअली टेंट, स्लीपिंग बैग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और तीनों मौसमों का पहनने का सामान होता था। तो इसके बाद खाना रखने की जगह कम होती थी। तो इंडिया वाली राइड में तो खाना तो नॉर्मली अपना रास्तों में ढाबों पे या रेस्टोरेंट्स पे या उस टाइप से वहां करता था। रुकने का एक्चुअली मैं कोशिश करता था कि जैसे एक इंडिया के बाहर हॉस्टल वाला कॉन्सेप्ट है। काफी जो बैकपैकर लोग होते हैं जो कम पैसों में अपना ट्रिप करना चाहते हैं, उनके लिए हॉस्टल्स होते हैं। इंडिया में एग्जैक्टली हॉस्टल्स तो नहीं होते, बट इंडिया में डॉर्मेट्रीज होती हैं। तो जैसे गुजरात में एसी डॉर्मेट्री अगर आप गूगल मैप पे या फिर जस्ट डायल पे सर्च करो तो आपको मिल जाता है। तो एंड दे वर लाइक नाइस एंड क्लीन, मतलब अच्छा रहता है। तो वो अदरवाइज छोटे मोटे होटल्स जो हैं उन पे जब मैं हिमाचल पहुंच गया था वहां तो खैर टूरिस्ट ही काफी है, तो वहां पे हॉस्टल्स और नहीं तो कैंप साइट्स वगैरह मिल जाती थी, तो मैं वहां पे अपना टेंट लगा लिया करता था। जूनागढ़ में मैं एक आश्रम में रुका था गुजरात में। उस आश्रम में मुझे याद है एक रूम मिला था, मुझे बहुत गर्मी थी तो मैंने बाहर उनके जो ग्राउंड है उस पर टेंट लगा लिया था रात में। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल तरीकों से। हाँ, वैसे मैं वही पूछने वाली थी कि सर्दियों में तो चलो बंदा कर लेता है ना, जैसे क्विल्ट्स ले ली, ब्लैंकेट्स काफी, बट गर्मियों में कैसे कर पाते? टेंट में सोना भी इम्पॉसिबल, अगर काफी 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है तो कैसे मैनेज करते हो उसमें? नहीं, एक्चुअली टेंट में यूजुअली क्या होती है, 2 लेयर होती है। एक अंदर की लेयर होती है जो वाटरप्रूफ नहीं होती है, बट वो उससे हवा पास होती है। तो अगर आप बहुत गर्मी में टेंट लगा रहे हो तो आप जो ऊपर का जो वाटरप्रूफ लेयर होता है वो ना लगाएं, एंड इट इज एयरी इनफ।
और वो मॉस्किटोज और मच्छरों से आपकी प्रोटेक्शन करता है, एंड इट इज गुड। तब तो ये काफी टिप्स दे रहे हो आप, जो राइड करना चाहते हैं ना, सीख लो भाई, जो चाहता है। करेक्ट। सो आप फर्स्ट राइड अपनी जब करके आए, आपने कुछ लोगों को बताया होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो किसी ने आपको लाइक नेगेटिव साइड भी देखा कि क्या कर रहा है भाई, तो क्या घूम रहा है, होता है ना, कोई नेगेटिव फेस भी बताते हैं, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आफ्टर 1 या 2 राइड्स, जैसे भी आपको लगता? एक्चुअली फर्स्ट राइड में जब राइड करता था तो मैं अपनी राइड्स के ब्लॉग्स लिखता था। उस टाइम पे मैंने ब्लॉग लिखना चालू किया था, बिकॉज जब मैं राइड पे आने चालू किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बोला था, अरे तुम तो ऐसे निकल लिए बिना कुछ प्लान किए, हमें तो लग रहा था बस तुम बोलोगे, ऐसे कौन करता है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो इट कैन बी इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि आप अनप्लान्ड तरीके से भी निकल सकते हो। तो फिर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस ब्लॉग में लिखने चालू किए। तो मुझे याद है कि मैं जब ब्लॉग लिखता था और मैं बताता था कि अरे आज तो कुत्तों ने सीट काट दी, मेरी तो इंजन आज रिबिल्ड होना पड़ेगा, और ये मैं तो वहां टेंट लगा के सोया, तो दोनों टाइप के रिएक्शन आते थे। कुछ लोग तो बहुत ही इंस्पायर होते थे कि अरे मतलब तू कर रहा है भाई, मतलब ऐसे कौन कर पाता है। कुछ लोग ऐसा भी होता था कि यार कहाँ तू पुरानी बाइक लेके घूम रहा है भाई, नई बाइक खरीद ले, हम पैसे दे देते थे। तो उस टाइप के भी रिएक्शन आते थे। तो सब टाइप के रिएक्शन थे। मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप अपने सपनों को लेके परसिस्ट करते हैं तो बुरे रिएक्शन भी ओवर टाइम अच्छे में बदल जाते हैं जी। तो मतलब उस टाइम पे मैं अगर छोड़ के आ गया होता तो वो होता कि लोग बोलते कि हाँ चलो ठीक है, तूने अच्छा किया, वो बाइक ही अच्छी नहीं थी, अब पुरानी बाइक घूम रहा था, और तू तो काफी गरीबी में चल रहा था, तो ये और पैसे खर्च करने चाहिए थे। बट वो मैंने कर ली, मैं आ गया, इट वाज ऑल गुड, बाइक मेरी रिबिल्ड हो गई पूरी, मुझे अपनी बाइक की काफी नॉलेज हो गई। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एवरीबडी लुक्स बैक एंड से कि हाँ चल ऐसे भी हो जाता है, हमें पता नहीं था, एंड इट इज अ गुड टू नो थिंग। मतलब सम वर वेरी एनकरेजिंग, सम वर वेरी appreciating, some were like कि हाँ चल ठीक है, हो गया, चल ऐसा भी हो जाता है, we know now। गुड। तो आपकी सेकेंड ट्रिप जो थी, जो आपने राइड करी थी, वो तो लंदन टू इंडिया? लंदन टू इंडिया का प्लान था, लेकिन मैं लंदन से कजाकिस्तान तक कर पाया था। ओके, तो फिर ये कैसा रहा था आपका? क्योंकि ये तो काफी मतलब ये टोटली मतलब ऑफ रहा था शायद। आपने इंडिया के फर्स्ट के बाद आई थिंक फॉरेन पे फिर वो किया, तो दैट वाज लाइक थोड़ा सा कुछ चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए? सो चैलेंजेस तो थे, मैं खुद ही बड़ा नर्वस था इस राइड को लेके, क्योंकि फर्स्ट वाली राइड तो इंडिया में थी, तो ऐसा था कि वर्स्ट केस में आप गाड़ी छोड़ोगे, बैंगलोर की फ्लाइट ले लोगे। अब इसमें ऐसा था कि आप दूसरी कंट्री में हो, पता नहीं कैसे आप फंस जाओ या कैसे होगा, आप कैसे आओगे, मतलब बाहर की किसी कंट्री से इंडिया की फ्लाइट भी कोई बहुत सस्ती नहीं होगी। तो ऑल्दो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत कम रखा था। जैसे मैंने आपको बताया 1,80,000 की मैंने सेकेंड हैंड बाइक ली थी, सुजुकी वी-स्टॉर्म 650 सीसी की बाइक है वो, और 10-1,000 रुपए के गियर ले लिए थे। तो ओवरऑल अब शेंगन वीजा ले लिया था, ओवरऑल मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए रहा होगा। तो प्लान यही था कि बहुत कम, क्योंकि मैं प्लान नहीं करूंगा लेकिन मैं अपना इन्वेस्टमेंट कम रखूंगा, ताकि कल को चल के ऐसा होता है कि किसी तरह आपको इसे अबॉर्ट या अबैंडन करना पड़ा तो आपको कोई सेकंड थॉट्स ना हो। तो मैंने वैसे करके चालू किया, और शुरू में मुझे ही बड़े सेकंड थॉट्स थे कि मैं अपनी बाइक के बारे में जानता नहीं हूँ। जब मैं किसी लोगों से पूछता या बात करता था तो वो मुझसे सवाल पूछते थे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती है, आपको पता है कि आपकी बाइक में ये चीज ठीक नहीं है, एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं होता था। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है या जो सेकंड थॉट्स है वो मैनिफेस्ट होते थे। हाँ, ऑफ कोर्स, वो चीज होती है, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो लोगों से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं करनी थी। और मैं काफी टाइम तक, शुरू के 1-2 महीने, मतलब मैं खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कॉन्फिडेंस आए। और मेरी बाइक एक्चुअली काफी अच्छी चली। मतलब वैसे तो मैं सीधा रास्ता यूके से, यूरोप मेनलैंड से ईस्ट में टर्की आ जाता है, वहां तक ले सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नॉर्वे जाऊंगा, क्योंकि मैं उस साइड नहीं गया था। तो मैं एक्चुअली डिटूर लेके ऊपर गया था नॉर्थ की तरफ, और नॉर्वे में छोटी मोटी दिक्कतें हुई, लेकिन मेरी गाड़ी जो है बहुत अच्छी चली, और मुझे अपनी गाड़ी के बारे में पता चला, और फिर मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैं बात करने लगा, मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखने लगा। उसके भी मैंने टेक्स्ट ब्लॉग लिखे, मैंने यूट्यूब वीडियो तो नहीं बनाए थे, लेकिन वो भी मैंने ब्लॉग्स लिखे। उसको भी मैंने देखा काफी इंडियंस पढ़ते हैं और मुझे रीच आउट करते हैं, जिनका ऐसे सपना है कि वो इंडिया से यूके से इंडिया कुछ करें। तो उनमें मैंने काफी डिटेल्स लिखी हुई थी, जैसे
कहाँ पे मैं रुका, उन सब के गूगल मैप लोकेशंस है और क्या क्या चीजें वर्कआउट हुई, क्या क्या चीजें नहीं वर्कआउट हुई। खैर यूरोप में तो एक वीजा से आपका काम चल जाता है, तो बहुत वीजा के इश्यूज नहीं होते हैं। बट जैसे मैंने अपना रशिया का वीजा मैंने जॉर्जिया में लिया था। जॉर्जिया तक तो मैं मतलब वीजा फ्री या ई वीजा के थ्रू पहुंच गया, और जॉर्जिया के बाद रशिया एंटर करना था, उसका वीजा मैंने जॉर्जिया में लिया। मैंने जॉर्जिया में चाइना का भी वीजा लिया था। आई थिंक लॉकडाउन के बाद पहला व्यक्ति जिसने चाइना का वीजा जॉर्जिया में लिया वो मैं था। नाइस। क्योंकि मतलब लोगों को पता नहीं था, लोगों को ये लगता था कि चाइना का वीजा आप अपनी होम कंट्री में ही ले सकते हो। Okay. लेकिन मैंने ट्राई किया था जॉर्जिया में और मुझे मिल गया था। इजीली मिल गया था या कुछ? हाँ, इजीली मिल गया था। मैं जाके वहां पे मैं एम्बेसी में गया, मैंने वहां जाके पूछा, उन्होंने एप्लीकेशन ले ली और 5 दिन बाद मेरा वीजा आ गया। एक बहुत पॉपुलर मोटर बाइकिंग कम्युनिटी है ट्रांस कॉन्टिनेंटल राइड्स के लिए फेसबुक पे, उसका नाम है होराइजन्स अनलिमिटेड। तो मैंने होराइजन्स अनलिमिटेड में पोस्ट किया था कि भाई जॉर्जिया में मुझे चाइना का वीजा मिल गया है। तो मैंने चाइना का वीजा जॉर्जिया में लिया। फिर मैंने वो जो मोटर बाइकिंग कम्युनिटी है उसमें मैंने पोस्ट भी किया, तो मुझे काफी लोगों ने उसमें थैंक यू भी बोला। काफी लोगों ने एक्चुअली बोला कि एक्चुअली ऐसा हो भी सकता है क्या। मैंने कहा भाई मुझे तो मिल गया। तो एंड देन दे वर लाइक अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने इस वाली राइड में काफी ये भी देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको काफी सपोर्ट रहता है दूसरे राइडर से, अगर आपको ये सही फेसबुक ग्रुप्स और इस टाइप की जो चीजें आपको पता रहे। तो वहां पे कभी मुझे कोई डाउट होता था या मुझे कुछ पता करना होता था कि भाई टर्की में ये वाली चीज कहाँ मिलेगी, तो मैं उस ग्रुप में पोस्ट कर देता था। और जो दूसरे बाइकर्स हैं जो टर्की से गए हैं वो बता दिया करते थे कि ये वाली जगह है, आप ये ले लो। तो वैसे करके मुझे काफी सपोर्ट मिला बाद में, बिकॉज वहां से मैंने हेल्प ली तो मैंने ये भी इंश्योर किया कि मैं वहां पे गिव बैक करूं। तो फिर जब मैंने जैसे ये चाइना का वीजा लिया, रशिया का वीजा कैसे लिया उसका मैंने पूरी स्टोरी वहां पे लिखी। और फिर मैं बॉर्डर क्रॉसिंग एक्चुअली थोड़ी ट्रिकी होती है, जैसे रशिया की बॉर्डर क्रॉसिंग काफी ट्रिकी मानी जाती है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत उसके तरीके होते हैं। आप रशियन में फॉर्म्स होते हैं, आप कैसे उनको भरोगे, तो वो सब पता कर पाना, वो सब चीजें फिर मैंने वो डिटेल्स भी उस ग्रुप में डाली थी। तो फिर वो कैसे किया आपने वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए? थोड़ा अगर आप एलेबोरेट कर दो तो लोगों को पता चले कि कैसे। अब रशियन तो हर किसी को नहीं आती है ऑफ कोर्स, तो आपने उस चीज को सीखा या किसी और की हेल्प ली, किस तरह? राइट, सो एक्चुअली इसी होराइजन्स अनलिमिटेड जो फेसबुक ग्रुप है उसमें पहले लोगों ने जो रशिया एंटर किया हुआ था उन लोगों ने डिटेल्स दी हुई थी कि वो एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी भी कंट्री में एंटर करते हो तो आपके पास तो वीजा और पासपोर्ट होता है, आपकी व्हीकल को भी उस कंट्री में इंपोर्ट करना पड़ता है टेम्परेरीली, उसको टेम्परेरी इंपोर्ट बोलते हैं। तो रशिया में जो व्हीकल टेम्परेरी इंपोर्ट का प्रोसेस है वो बड़ा लंबा रहता है। तो आपको बॉर्डर पे करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें आपको वो टेम्परेरी इंपोर्ट का फॉर्म वगैरह भरना रहता है। तो अब एज एन इंडियन अच्छी बात यह है कि रशिया एंड इंडिया आर ऑन गुड टर्म्स। तो जो वेस्टर्न लोग आते हैं उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है रशिया में, लेकिन जो एक्चुअली उस बॉर्डर पे तो शायद मैं ही पहला इंडियन था, तो लोग वैसे ही थोड़े से होते हैं, अरे कोई इंडियन आया हमारे यहाँ पे। तो देवर हेल्पफुल एंड उसमें उनने मतलब एक वहां पे कोई लोकल रशियन लेडी थी, तो जो जिनने मुझे फॉर्म दिया उनने उस लेडी को बोल दिया कि देखो इनको शायद रशियन नहीं आती, आप इनको हेल्प कर दो। तो दैट रशियन लेडी कुड स्पीक इंग्लिश, क्योंकि एक्चुअली उनने जब देखा मुझे तो उनने बोला अच्छा आप इंडिया से हो इंग्लिश में, एंड आई हैव बीन टू इंडिया, आई हैव बीन टू गोवा, एंड शी वाज लाइक शी हैड अ गुड फीलिंग अबाउट इंडिया, तो शी एक्चुअली हेल्प मी फिल दैट फॉर्म। तो फिर मैंने बाद में लोगों को बताया कि भाई देखो इस वाले में ये भर देना, इस वाले में ये भर देना, पूरा उसको वो उसका फोटो लेके मैंने उससे फिर होराइजन्स अनलिमिटेड मोटरसाइकिल ग्रुप में पोस्ट किया, ताकि फ्यूचर में जो लोग आए उनको, तो जो वेस्टर्नर्स आते हैं उनको शायद उतनी हेल्प नहीं मिलती है, बिकॉज वेस्टर्नर्स जो होते हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं इन जनरल, जो यूरोप और यूएस है। तो रशिया इज नॉट वेरी फ्रेंडली विद देम, बट रशियंस आर फ्रेंडली विद इंडियंस। करेक्ट। एंड जो आपका थर्ड ट्रिप है, थर्ड आई गेस लास्ट रहा है ना आपका, तो उसमें कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस और वो कहाँ से कहाँ तक का था? राइट, सो ये जो मैंने ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रिप लंदन से चालू की थी, ये मैं रशिया से कजाकिस्तान से अलमाटी तक आया था मैं। और अलमाटी के आसपास एक्चुअली मेरा कुछ सामान भी खो गया था, मेरा वॉलेट खो गया था
और तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, और मेरी वाइफ ने एक्चुअली कार्ड्स वगैरह शिप कराया था। एक्चुअली आप कुरियर से भी, इंडियन गवर्नमेंट का लॉ है कि आप कुरियर से कैश, कार्ड और पासपोर्ट नहीं भेज सकते हैं। तो फिर कुछ उन्हें कार्ड्स भेजने थे मुझे, तो उसके लिए फिर हमने हमें कोई एक परिचित मिल गए थे, वो ट्रैवल कर रहे थे ताशकंद, तो उनके पास भिजवाया उन्हें दिल्ली, और दिल्ली से वो फिर साथ में लेके आए थे, फिर मैंने ताशकंद में उनसे लिया था। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी वहां पे। तो मुझे चाइना क्रॉस करना था, बट चाइना क्रॉस करने के लिए जो ग्रुप है, एक्चुअली आपको एक ग्रुप चाहिए पड़ता है चाइना क्रॉस करने के लिए, आप सोलो नहीं क्रॉस कर सकते हैं, थोड़े लॉजिस्टिक चैलेंजेस होते हैं। वो ग्रुप जो था वो लास्ट मोमेंट पे डिसबैंड हो गया, मतलब उसके जो लोग थे दे सेड कि वो नहीं कर रहे हैं क्रॉस। तो फिर मुझे थोड़ा सा फंसा सा लगा, तो फिर मैं अलमाटी में कजाकिस्तान में अपनी गाड़ी खड़ी करके इंडिया आ गया था 2023 सितंबर में। फिर मैंने डिसाइड किया था कि 2024 की गर्मियों में जाऊंगा, क्योंकि विंटर्स में ये सारी कंट्रीज कोल्ड हो जाती हैं, तो उनके रोडों पे बर्फ वगैरह होती है, तो विंटर्स में कोई ट्रैवल करता नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया था 2024 की गर्मियों में जाके मैं अलमाटी से चाइना होते हुए अपनी गाड़ी इंडिया ले आऊंगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने जब ये बाइक राइड चालू की थी, तो मैंने कुछ पैसे इसके लिए साइड में रखे थे, कुछ अराउंड 11 से 12 लाख रुपए मैंने रखे थे कि इतने पैसे में तो मैं इंडिया आ जाऊंगा। और मैंने देखा था कि मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए खर्च किए थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अभी पैसे बचे हुए हैं मेरे, और चाइना क्रॉस करना बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन सेंट्रल एशिया में घूमना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो और मैंने सेंट्रल एशिया की कुछ जगह नहीं कवर की थी, जैसे पामिर हाईवे होता है, वो काफी हाई है लोगों के मैप में। जैसे इंडिया में हर कोई लेह लद्दाख जाना चाहता है, वैसे वर्ल्ड जो टूर करते हैं वो पामिर हाईवे जाना चाहते हैं। तो मुझे पामिर जाने की इच्छा थी। फिर उज्बेकिस्तान में नहीं गया था, उज्बेकिस्तान की सिटीज काफी अच्छी, वो सिल्क रूट पे पड़ती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जगह जाके, और फिर मैं नॉर्थ से क्रॉस करूंगा, चाइना के नॉर्थ से, जो कि रशिया हो जाता है। तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी रोड जो एक ही कंट्री में है, वो रशिया की ट्रांस साइबेरियन रोड मानी जाती है। वो मॉस्को से और थोड़ा सा वेस्ट में सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को राजधानी है, उससे वेस्ट में एक सेंट पीटर्सबर्ग सिटी है, वहां जो कि एक्सट्रीम वेस्ट है, से लेके एक्सट्रीम ईस्ट तक जो व्लादिवोस्टॉक सिटी है, जो कि जापान और कोरिया के पास आ जाती है। तो एक रोड वहां से वहां तक जाती है, उसको ट्रांस साइबेरियन रोड बोलते हैं, और वो दुनिया की सबसे बड़ी रोड है जो एक ही कंट्री के अंदर है। तो मेरा था कि मैं ट्रांस साइबेरियन रोड पे राइड करते हुए व्लादिवोस्टॉक आ जाऊंगा, और वहां से मैं अपनी मोटर बाइक शिप करा दूंगा इंडिया में, और वो जो चीज है वो सस्ती पड़ेगी रादर देन क्रॉसिंग चाइना, बिकॉज चाइना क्रॉस करना ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो फिर मैं मॉस्को पहुंच गया, और मॉस्को से फिर मैंने राइड करना चालू किया व्लादिवोस्टॉक तक। बीच में मंगोलिया आता है, मैं मंगोलिया चला गया, और मंगोलिया में एक्चुअली मेरा पासपोर्ट खो गया। तो फिर अभी मेरी गाड़ी मंगोलिया में खड़ी है। तो 2024 की अक्टूबर में मैंने मंगोलिया में जो इंडियन एम्बेसी है उनके कैपिटल में उलान बतर, वहां से मैंने टेम्परेरी पासपोर्ट लेके मैं अभी इंडिया आ गया हूँ। अभी नेक्स्ट ईयर मैं वापस जाऊंगा समर्स में, और फिर मैं अभी मेरा प्लान थोड़ा और बढ़ गया है। अभी मैं पूर्वी रशिया, ईस्टर्न रशिया में एक रोड ऑफ बोन्स करके रोड होती है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैप्चर किए थे, जो नाजी सोल्जर्स थे, उनसे वो रोड काफी विषम परिस्थितियों में बनाई है। उस जगह रोड बना पाना बड़ा मुश्किल था, तो उनने उन प्रिजनर्स से बनाई, और वो बहुत विषम परिस्थितियों में उन्हें रखा। तो वो उनकी डेथ होती आती थी, तो उनकी बॉडी को उस रोड के फाउंडेशन में डाल दिया जाता था, तो उसका नाम रोड ऑफ बोन्स है। और वो वाली रोड पे राइड करने का मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर। और स्कैरी नहीं है? हाँ, मतलब स्कैरी तो है वैसे, बट मेरी भी शायद महत्वाकांक्षाएं अब बढ़ती जा रही हैं। मतलब और ज्यादा डरावनी जगह जा रहा है ना, तो डर, अंदर से डर नहीं लगता है? होता है यार, मैं तो रात को 12 बजे भी बाहर निकल रही हूँ बालकनी में, मुझे खुद को डर लगता है। तो आपने तो वो रोड प्लान कर रहे हो, तो कुछ आइडिया होता है, सेंसेस भी बोलती होंगी अंदर की कि यार जा या नहीं जा? हाँ, इस चीज के लिए मेरी एक फिलॉसफी है। जैसे जो मैंने आत्मपथ और सोल पाथ की बात की थी आपसे, तो ऐसा बोला जाता है, एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं, कुछ मेरा पर्सनल भी परसेप्शन, ऐसे मैं सदगुरु को फॉलो करता हूँ। तो सदगुरु के वीडियोस में मैंने ये देखा था कि जो आपकी आत्मा है, उसके लिए डर जैसी चीज नहीं है। जो डर होता है ये आपका दिमाग बनाता है बेसिकली। तो आपकी आत्मा के लिए डर जैसी कोई चीज नहीं है। आपकी आत्मा के लिए कोई बुरे और अच्छे एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसके लिए वो सारे एक्सपीरियंस है। तो जब आप अपने आत्मपथ पे चलने लगते हो, तो
जो ये डर है, जो आपका माइंड है, वो एनीवे बैक सीट, आपकी सोल ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है और आपके माइंड को पीछे कर देती है कि भैया तुम शांत रहो एंड मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और आपकी जो पूरी माइंड, बॉडी एंड सोल है वो एक्चुअली एक साथ की तरफ चलने लगते हैं, और फिर वो डर वाली जो चीज है वो रहती है। मतलब माइंड का काम ही है बेसिकली आपकी बॉडी को सेफ रखना, तो वो डर बनाता है वैसे। लेकिन हाँ, आप उसे एक्नॉलेज करते हैं और आप आगे चलते हैं और चीजें हो जाती है। करेक्ट। सो एक चीज ना मैंने थोड़ा सा मैं पूछूंगी आपसे, आपने बोला एक जगह आपके पैसे चोरी हो गए और दूसरा आपका लाइक पासपोर्ट खो गया, Right. तो वो पूछा या उसको इंक्वायरी या कुछ देखा नहीं कि यार बाइक तो है, देखता हूँ कहाँ पे गिरे हैं या क्या है, और पासपोर्ट भी ढूंढता हूँ, तो कुछ करा आपने वहां पे चल के? बिकॉज बाइक में तो बंदा कहीं भी निकल जाता है, देख ले। गुड पॉइंट। तो एक्चुअली पैसे में मेरा जो मैं एक वेस्ट पाउच रखता हूँ हमेशा अपने साथ, तो मेरा वेस्ट पाउच एक्चुअली कहीं पे मैं छूट गया था, क्योंकि मैं मतलब जब कहीं जैसे पेट्रोल डलाने या कहीं रुकता हूँ तो मुझे अपना जैकेट वैकेट सब उतारना पड़ता है बेसिकली, मतलब क्योंकि गर्मी रहती है काफी, गर्मियों में ट्रैवल कर रहा था, तो मैं वेस्ट पाउच भी निकालता हूँ क्योंकि मैं उसको ऊपर बांध के रखता हूँ। तो जहां तक मुझे ध्यान है वो कजाकिस्तान में मैंने किसी पेट्रोल पंप पे वेस्ट पाउच निकाल के, मतलब चीजें अपनी निकाल के रखी और मैं वेस्ट पाउच को वापस पहनना भूल गया। तो उनका भला हो गया। बहुत पैसे तो नहीं थे उसमें, बट जो भी है मतलब फ्री का कुछ भी मिल जाता है, इट्स लाइक वेरी लुक लाइक अ हेवन कि यार हमें तो मिल गए पैसे, अब देके नहीं वापस दिए थे उन्होंने, वापस गए थे आप? नहीं, एक्चुअली तो चक्कर क्या था कि जो कजाकिस्तान एज अ कंट्री है वो काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड है और उसमें पेट्रोल पंप भी बड़े दूर दूर होते हैं। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि 300 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल पंप ही नहीं मिला। तो मैं आगे निकल गया था, मुझे आगे जाके रियलाइज हुआ कि मतलब करीब करीब 200-300 किलोमीटर बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि मेरा वेस्ट पाउच नहीं है। तो एक जगह रास्ते में मैं रुका था, तो मुझे लगा शायद वहां पे मैंने निकाल के रख दिया, तो मैं आगे पीछे गया देखने के लिए कि कहाँ पे है, मुझे नहीं मिला। अब ऐसा हो गया था कि मेरे पेट्रोल जो है वो बहुत कम बचा था और मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचना था, वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, इस बात के थोड़े से सेकंड थॉट्स होने लगे थे। थैंकफुली मैं 2 जेरी कैन कैरी करता हूँ और एक में पानी रखता हूँ और एक में पेट्रोल रखता हूँ। एक्चुअली ये जो कंट्रीज हैं ये गर्मी के टाइम पे बहुत गर्म भी हो जाती हैं, तो मैं पानी भी इसलिए रखता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी बाइक ब्रेक डाउन हो गई और वो डेजर्ट है तो उनमें कोई शेड नहीं है, तो गर्मी के चलते, मतलब खैर भगवान ना करे, बट हाँ कुछ ऐसा हो जाए, तो पानी मैं अपने साथ रखता हूँ और एक्स्ट्रा पेट्रोल एक जेरी कैन में रखता हूँ। तो जेरी कैन का पेट्रोल डाल के, और एक्चुअली मेरा उस वेस्ट पाउच में कैश भी था और वेस्ट पाउच में मेरा जो फोन विद द लोकल सिम भी था, और वो दोनों चले गए थे। बट मेरे पास एक मेरा नेविगेशन वाला फोन था। तो कजाकिस्तान में एक पेट्रोल पंप होता है कजाक ऑयल करके, उस कजाक ऑयल पेट्रोल पंप में वाईफाई होता है। तो और उस वाले मेरे फोन में जिसमें नेविगेशन था मेरा, आप जब बाहर इंडिया से ट्रैवल करते हैं तो गूगल पे, एप्पल पे में आप अपने कार्ड को रख सकते हैं, आप एनएफसी से टैप करके पे कर सकते हैं। तो एक मेरा कार्ड उस फोन में था, तो वैसे करके मैं एक पेट्रोल पंप पे पहुंचा, वहां पे वाईफाई था, वहां से मैंने अपने अलमाटी जा रहा था, मैं उसके फ्रेंड को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है और मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, आ जाओ। और मैंने पेट्रोल डलाया और वो टैप किया और उससे पे हो गया। तो अलमाटी जैसे तैसे मैं पहुंच गया, वहां पे मुझे काफी हेल्प मिल गई। एक मेरे बाइकर फ्रेंड जिनसे मैं पहले मिला था वहीं के थे, मतलब ऐसे नहीं कोई पुराने फ्रेंड थे, उनके कोई फ्रेंड थे अलमाटी में, उनने मेरी हेल्प कर दी, उनने थोड़े कैश दे दिया मुझे। मेरा पावर बैंक वगैरह नहीं था, उनने मतलब मैंने वो सब खरीद लिया उनकी हेल्प से। और एक फ्रेंड थी, वो मुझे उससे पहले जॉर्जिया में मिली थी, तो उनका एक स्पेयर घर था, अपार्टमेंट, तो मुझे उनने बोल दिया कि आप उस घर में रह लो। वेरी नाइस। तो ऐसे करके वहां पे मैं उनके उस घर पे रुका था कुछ दिन, और ऐसे करके मेरी हेल्प हो गई। दूसरा, जब पासपोर्ट मेरा खोया था तो जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने देखा था, वहां पे उस हॉस्टल के ओनर को मैंने कॉल वगैरह किया, मैंने उनको बताया कि मैंने यहाँ पे लास्ट पे, मुझे यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पे था। और उस टाइम भी वो पासपोर्ट में एक जैसे लेडीज जैसा पर्स होता है उसके अंदर रखता था, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं आपको, बाइक के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, और जब आप कंट्री में जाते हो तो वो भी आपको पेपर्स देते हैं जो कि जब आप कंट्री से बाहर जा रहे हो तो आपको वापस करने होते हैं। तो सारी चीजें मैं उसमें रखता था। वो मेरा जो पर्स था वो बेसिकली मिसप्लेस हो गया, तो मैंने उनको बताया, मैंने उनको फोटो वगैरह भेजी, उनने अपने लोकल उसमें फेसबुक ग्रुप वगैरह पे भी डाला। अपेरेंटली मंगोलिया में फेसबुक जो है वो काफी पॉपुलर है, तो सब पे डाला, लेकिन हाँ कुछ खास हो नहीं पाया, मतलब उसकी कुछ पता नहीं चल पाया, कुछ पता नहीं। हाँ, तो शायद ये डेस्टिनी में ही था मेरे, तो इट्स ओके। चलो
अच्छी बात है, आगे से हम वो चीजें ध्यान में रखते हैं ना कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो लुक है आपकी, बड़े बाल, पीछे भी बड़े बाल, क्या राज है इसके पीछे का? ये एक्चुअली कुछ तो अब आइडेंटिटी बन गई है। एक्चुअली मेरे क्या है ना, बचपन से ही बाल ज्यादा तेजी से बढ़ते थे। तो एक्चुअली मुझे मेरे पेरेंट्स ने सैनिक स्कूल भेज दिया था। तो हर एक स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल में था, तो मुझे मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल भेजा गया। और सारे मेरे साथ जो लोग होते थे, अब सैनिक स्कूल है तो भाई बाल छोटे रखने पड़ते हैं, तो वो आई थिंक हर 15 डेज में हेयर कट लेते थे। और मुझे एक्चुअली हर वीक लेना पड़ता था, नहीं तो सीनियर्स मुझे पनिशमेंट दे दिया करते थे कि तेरे बाल बड़े हैं। और आई यूज्ड टू हेट माय हेयर कि यार क्यों इतने बड़े होते हैं बाल मेरे। अरे आपको तो लकी होना चाहिए, यहाँ पे लोगों के बढ़ते ही नहीं है। राइट, यू आर वेरी लकी। राइट। तो एक्चुअली जब मैं सैनिक स्कूल से फिर एक्चुअली 11th के बाद मैं आ गया था, मैं जेई प्रिपेयर करने के लिए। फिर मैं भोपाल ही रहा था अपने होम टाउन में। तो उस टाइम पे एक्चुअली मेरा थोड़ा माइंडसेट भी चेंज हुआ। मतलब मुझे लगा कि rather than looking at hair कि भाई ये प्रॉब्लम है, I should look at it as कि भाई बाल तो कम ही लोगों के बड़े होते हैं, राइट? तो I should not hate it, I should use it as my asset। तो मैं बाल तो तब से बड़े करने लगा था। फिर ये दाढ़ी वाली जो चीज है, ये आई थिंक पिछले 6, 7, 8 सालों में आई है। फिर जब मैं बाल नहीं कटाता था, फिर मैं एक्चुअली मेरे एक टाइम जब मैंने लंदन से कजाकिस्तान राइड की, इनफैक्ट इंडिया वाली राइड में मेरी तो बाल बहुत बड़े होते थे, मैं ऐसे पोनीटेल बांधता था। तो अभी एक्चुअली कटे हुए हैं थोड़े। तो फिर मैंने दाढ़ी भी बढ़ानी चालू की। वो थोड़ा तो वैसा भी हो गया कि कुछ तो सदगुरु का भी इफेक्ट था। मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब जो ये बाल कटवाने वाली चीज होती है, मतलब हमें पेन नहीं होता है इसलिए हम उससे स्टाइल करते रहते हैं, बट इट्स लाइक द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, राइट? तो उसको क्यों, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करना। और थोड़ा तो मुझे वो जो साइकिल वाली चीज है वो भी ठीक नहीं लगती थी। आप कटाओ फिर बढ़िया है, फिर कटाओ, मतलब इट्स लाइक थोड़ा फिलोसफिकल है। जैसे तो बोलते हैं ना कि जीवन मरण का साइकिल होता है जिससे आपको मोक्ष पाना होता है। एंड आई वाज लाइक यार ये भी एक साइकिल ही है। मतलब मैं कटाऊंगा फिर बढ़ेंगे, फिर कटाऊंगा फिर बढ़ेंगे, तो मतलब व्हाट्स द पॉइंट? तो वो भी थोड़ी सी चीज थी। फिर अब तो थोड़ा तो आइडेंटिटी वाली भी चीज हो गई है कि काफी लोग मुझे, मतलब मैं खुद भी अपने इस लुक से अपने आप को पहचानने लगा हूँ। सो हाँ, सम अमाउंट ऑफ अटैचमेंट व्हिच इज आई थिंक एंटी स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी से यू शुडंट गेट अटैच्ड। तो हाँ, कभी कभी कटा भी लेता हूँ। तो लाइक स्पिरिचुअलिटी की बात हुई तो कौन सी गॉड पे बिलीव करते हैं सबसे ज्यादा? सदगुरु जैसे आपने नाम लिया। हाँ, राइट। सदगुरु एज अ गुरु हाँ हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। और इनफैक्ट जब मैंने लंदन से बाइक चलाना चालू की थी तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फ्रेंड्स सेड दैट अरे वो सदगुरु भी बाइक चला के आ रहे हैं उधर से और तू अब उन्हीं को फॉलो कर रहा है, तू बस यू जस्ट फॉलो हिम। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैंने सुना है उनके बारे में कि वो बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते हैं, बट नॉट दैट आई एम फॉलोइंग। मतलब मेरा भी था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मैं वो बाइक चलाने लगा। बाकी सदगुरु के डिस्कोर्सेस सुनता हूँ मैं, यूट्यूब वीडियोस पे देखता हूँ। इनफैक्ट मैंने उनका इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी किया है और मैं सदगुरु के ईशा वाले आश्रम में वॉलंटियरिंग के लिए भी गया हूँ। और तो हाँ, दैट वे आई एम लाइक हाँ मैं उनको मानता हूँ। ऑल्दो मैं उनसे कभी इन पर्सन नहीं मिला हूँ, शायद वो मुझे जानते भी नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो हाँ, तो वैसा जान जाएंगे। देखिए, तो बाकी वैसा है। बट इन जनरल हाँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी में वो वाली चीज की सदगुरु वाली एक उनकी किताब आई थी कर्मा को लेके, कि कैसे कर्म योग एक पाथ होता है जिससे आप एनलाइटनमेंट अटेन करते हैं, और निष्काम कर्म जो कि वॉलंटियरिंग से होता है, जो कि आप एक कर्म ज्यादा जल्दी बर्न करता है। ऐसा उन्होंने उनकी किताब में लिखा था। वो भी मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक लगा था, तो मैंने भी वो वॉलंटियरिंग और वो सब चीजें करने की कोशिश की। बट हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ है मेरा स्पिरिचुअलिटी में, फुल टाइम उस पर नहीं हूँ, बट मैं बिलीव करता हूँ और मैं कुछ कुछ करता भी रहता हूँ। कर्म महान है। सो आपने 40+ कंट्रीज ट्रेवल करी है अभी तक। सबसे बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस अभी तक का आपका क्या रहा है? हाँ, बेस्ट तो मैं काफी सारे रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट उसमें मुझे 2-3 ही चूज करने पड़ेंगे बिकॉज लैक ऑफ टाइम। वर्स्ट भी हाँ एक है। तो बेस्ट में तो कई सारे लोग ट्रैवल करते हैं नेचुरल ब्यूटी के लिए, तो आई वुड से कि नॉर्वे वाज द बेस्ट।
जब मैंने लंदन से इंडिया वाली राइड चालू की थी तो मेरे बहुत सारे डेस्टिनेशंस नहीं थे, क्योंकि मैं थोड़ा ऑन द गो टाइप से फिगर आउट करना है, तो मैं बहुत प्लानिंग नहीं करता, मैं बहुत एंटी प्लानिंग हूँ। लेकिन एक दो चीजें जो मैंने सोची थी कि नॉर्वे के, मैंने बचपन में जब नॉर्वे के टूरिज्म वाले वीडियोस देखे थे, तो मैं एक नॉर्थ अटलांटिक रोड का वीडियो देखता था जिसमें कार ऐसे जा रही है और ऐसे वेव आती है और कार के ऊपर पानी आ जाता है। एक नॉर्थ अटलांटिक रोड है, वो नॉर्वे में है। और मैंने थोड़ा पढ़ा था तो मैंने सुना था कि उनके फियोर्ड बोलते हैं उसको, FJORD लिखते हैं, वो जे उनके तरह आई की तरह होता है, तो फियोर्ड बोलते हैं, जो कि जैसे आप केरला में आप जाओगे तो बैक वाटर्स होते हैं, मतलब आपका लैंड है और जो सी का वाटर है वो लैंड के अंदर तक आ गया है, बेसिकली उसको बैक वाटर बोलते हैं। मतलब वो रिवर की तरह लगता है लेकिन वो ओशन या अपने समुद्र का पानी होता है। तो नॉर्वे में, और नॉर्वे, आइसलैंड और एक और किसी कंट्री में, इन्हीं में सिर्फ फियोर्ड्स है। तो फियोर्ड क्या है कि बैक वाटर ऐसे पानी अंदर आया है, लेकिन अब जो बगल में लैंड है उसमें माउंटेन्स है। तो इस टाइप का जो फियोर्ड है वो काफी यूनिक है नॉर्वे में। तो आपको बहुत कम जगह ऐसा होगा कि आपको ओशन का, समुद्र का पानी और जो पहाड़ है उनके ऊपर बर्फ एक व्यू में दिखेगा। ओके। तो ये फियोर्ड में दिखता है आपको। तो एक नॉर्वे का एक फियोर्ड है गायरेंगर फियोर्ड, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो मेरा मन था कि मैं गायरेंगर फियोर्ड देखूं और मैं नॉर्थ अटलांटिक रोड देखूं। और नॉर्वे, बट ये तो मैं सोच के गया था, बट जब मैं नॉर्वे गया तो कुछ चीजें तो ऐसी हुई कि मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर पाया। मतलब कुछ उनके वाटरफॉल तो इतने ऊंचे हैं और आप और ऊंचाई से उसको देख रहे होते हो कि जब आप देखते हो तो ही आपको चक्कर आता है कि जब आप उनको ऊंचाई से देख रहे हो। वाटरफॉल भी बहुत नीचे है और वो उनने ऐसा पेडेस्ट्रियन चलने का बनाया ताकि आपके पैर के नीचे से दिख रहा है। तो मैं तो ऐसे देखता था और मैं पीछे हो जाता था, बिकॉज उसको देखो और चक्कर आते हैं। राइट। तो इस टाइप की चीज मैंने नॉर्वे में देखी। नॉर्वे में जैसे हमने अटल टनल के बारे में सुना है, नॉर्वे तो इज अ लैंड ऑफ टनल्स, मतलब इतने सारे टनल्स हैं वहां पे। और कुछ चीजें मैंने यूनिक ऐसी देखी कि नॉर्वे की ऐसी टनल थी, जब मैं टनल में गया और वो अब टनल ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है, टनल के अंदर आप ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसी वाली चीज मैंने कभी किसी जगह नहीं देखी थी। फिर एक बार एक नॉर्वे की एक टनल में मैं गया और टनल के अंदर में राउंड अबाउट आ गया, 2 टनल ऐसे मिल रही थी। उसी में राउंड, एक राउंड अबाउट था, यहाँ से एक टनल आ रही है, यहाँ से एक टनल आ रही है, उसमें बढ़िया सी नीली लाइट लगी थी। मैं उस राउंड अबाउट पे 3-4 चक्कर लगाता रहा ताकि मैं देखूं कि ये भैया क्या चीज, क्या जुबा है। राइट। तो नॉर्वे हैज बीन एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग in terms of natural beauty and things like this. कल्चरल ब्यूटी देखा जाए तो यूरोप मुझे थोड़ा सा तो ओवररेटेड लगा। सारी यूरोपियन सिटीज जो हैं वो एक सेम पैटर्न की होती है। सबके सेंटर में एक ओल्ड टाउन होता है, एक कैथीड्रल होता है। ओल्ड टाउन पे वो कॉबल स्टोन्स लगेंगे, वो पुराने जमाने के ऐसे पत्थर जो लगे होते हैं रोड पे, वैसे रहते हैं। और सारे जो यूरोपियन ओल्ड टाउन है वो एक ही तरह के दिखते हैं। तो यूरोपियन में अगर आपने एक टाउन विजिट कर लिया, पेरिस कर लिया, 1-2 नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम चले गए, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। आपको सारे यूरोपियन जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 जगह है जो थोड़ी यूनिक है, जैसे लग्जमबर्ग सिटी मुझे यूनिक लगती है, बट बाकी सारे जो टाउन है वो सेम दिखते हैं। तो यूरोप तो थोड़े टाइम बाद मैं थोड़ा बोर सा भी हो गया था, सेम काइंड ऑफ नेचर, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस वाली राइड में जो इस साल की मैंने 2024 में जब मैं उज्बेकिस्तान गया था, तो वहां की जो कल्चरल ब्यूटी थी उससे मेरी आंखें बड़ी चुंधी आ गई थी। एक टाइम पे ये उज्बेकिस्तान की जो सिटीज हैं ये सिल्क रूट का पार्ट होती थी। बहुत पुराने जमाने में चाइना और इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड करते थे और वो लैंड के थ्रू करते थे। तो एक सिल्क रूट होता था, एक रोड होती थी जिसके थ्रू यहाँ के ट्रेडर्स अपना लेके जाते थे, और बीच ही कुछ सिटीज होती थी जहां पे वहां के लोग आते थे और अपना ट्रेड करते थे। तो ये उज्बेकिस्तानी कुछ सिटीज है, ये उस सिल्क रूट पे होती है। समरकंद, बुखारा, खीवा, और वैसे तो इस्तांबुल भी सिल्क रूट पे होता था जो टर्की में है। लेकिन जब मैं इन सिटीज पे गया था तो एकदम, मतलब इन सिटीज के जब आप सेंटर उस पे जाओ तो एकदम जैसे आपने मम्मी पिक्चर देखी होगी, सब कुछ ऐसे सैंड का बना हुआ है, और अभी आपको ऐसे लगेगा कि भाई यहाँ से तो कुछ मम्मी टाइप से खड़े हो जाएगा। तो ऐसे सैंड वाले सिटीज है बिल्कुल, मतलब सैंड से बनी हुई, और वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है। और रात में तो ऐसे, स्पेशली बुखारा में जब उन्होंने लाइटें वाइटें लगाई थी उस पे, अरे दैट वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब
वो जो यूरोपियन सिटीज की जो ब्यूटी होती है, मतलब ठीक है लोग एफिल टावर, इस वजह से डर लगता है देखने में कि डर तो नहीं है बट आपको वो बहुत ही डिफरेंट लगेगा, मतलब वो वाली जो फीलिंग है हो सकता है आपको सऊदी अरेबियन सिटीज और उन सब में मिले क्योंकि शायद ये कल्चर थोड़े सेम होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो फर्स्ट था वो, जब मैंने उज़्बेकिस्तान की वो सिटीज देखी तो आई वाज लाइक एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड। एंड मैं तो हर किसी को ये बोलता हूँ कि भाई ठीक है यूरोप में आप पेरिस घुमाएं, नेदरलैंड्स घुमाएं, फाइन, आप बाकी जगह जाने का कोई मतलब नहीं है, आप थोड़ी नई जगह जाओ तो उज़्बेकिस्तान की सिटीज इज डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड। सो कल्चरली स्पीकिंग दे वर लाइक ग्रेट, naturally I think Norway was extremely nice. बाकी स्विट्जरलैंड वगैरह भी अच्छा मानते हैं लोग, लेकिन स्विट्जरलैंड मुझे तो पर्सनली बहुत एक्सपेंसिव लगा, तो मैं तो नहीं गया वहां पे। मैं एक बार गया था जिनीवा बट फिर मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा, मैं बाहर आ गया। बाकी तो नेचुरल ब्यूटी तो आपको यूरोप में सब जगह ही मिलती है, बट नॉर्वे की जो नेचुरल ब्यूटी है वो काफी डिफरेंट है। करेक्ट। एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस? राइट, वर्स्ट एक्सपीरियंस वैसे तो मुझे सब जगह सब लोगों की तरफ से सपोर्ट ही मिला, सब हेल्पफुल रहे। जब मेरी बाइकें खराब हुई तो सब ठीक था। एक्चुअली 2 एक्सपीरियंस मुझे याद है जो कि मुझे थोड़े से अजीब से लगे। एक तो मुझे याद है टर्की में, जब मैं टर्की जॉर्जिया बॉर्डर पे था, टर्की से मैं निकल रहा था और जॉर्जिया में एंटर कर रहा था, तो उस वाले बॉर्डर सिटी पे मेरी बाइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और बारिश हो रही थी, मेरी बाइक चालू नहीं हो पा रही थी। फिर याद है मुझे कि मैंने किसी से हेल्प मांगी, उन्होंने किसी को बोला कोई आए वो अपना जंप स्टार्ट करने के लिए, वो अपनी बैटरी लेते हैं और जंप स्टार्ट करते हैं। और तो जंप स्टार्ट करने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, उन्होंने बोला $100, जो कि शायद 8,000 रुपए थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जंप स्टार्ट करने के 8,000 रुपए कौन लेता है, 8 या 54,000 रुपए जो भी आप कहते हैं। तो खैर वो फिर मैंने नेगोशिएट वगैरह किया, बट ठीक है, मतलब आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द होल थिंग कि मतलब सिचुएशन थोड़ी खराब थी एंड द पर्सन ट्राइड टू मे बी मेक यूज ऑफ मनी और व्हाटएवर। ऑफ कोर्स वो हम उनको भी लगता है ना कि ही नीड्स हेल्प एक्चुअली। राइट। वो मौके पे चौका लगाने का वाला काम कर। राइट, हाँ, तो वो वाली चीज मुझे थोड़ी सही नहीं लगी थी। दूसरा मेरे साथ किर्गिस्तान में हुआ था। एक्चुअली पामिर हाईवे में मेरी बाइक जो थी, पामिर हाईवे की जो रोड है वो काफी खराब है, मतलब हमारी लेह लद्दाख की रोडें तो अब काफी अच्छी हो गई हैं, लेकिन पामिर हाईवे की रोडें अभी भी बन रही है और काफी खराब है। एक जगह मेरी बाइक गिरी थी साइड में और मेरा जो क्रैश गार्ड है वो टूट गया। एक साइड का जो मेरा पीछे एक बॉक्स, मेरी बाइक में बॉक्स लगे होते हैं, इनमें सामान कैरी करता हूँ, एक साइड का बॉक्स टूट गया था। तो मैं उस जो मेरा क्रैश गार्ड है वो टूट गया है, तो उसको वेल्डिंग कराने गया था। मैं नेक्स्ट कंट्री थी मेरी किर्गिस्तान, ओश में था मैं, ओश सिटी का नाम है। और वहां पे जब मैं गया था, तो जब मैं वेल्डिंग कराने गया तो जिस शॉप पे गया था मैं, वहां पे जो आदमी काम कर रहा था उसके कुछ साथ में जो काम करते हैं जूनियर्स जो भी उनने हायर किए हुए, तो वो लोग आ गए और वो लोग पहले उनने बात की, कुछ पूछा एंड आई थिंक वो कुछ मजाक उड़ा रहे थे। मतलब जैसे अब मैं यहाँ आता हूँ और कोई बंदा है उसे हिंदी नहीं आती है, तो आप उसे हिंदी में कुछ गालियां दो तो ही वुडंट अंडरस्टैंड, राइट? तो मुझे लगा वैसा कुछ था, मतलब दे वर ट्राइंग टू से थिंग्स लाइक दैट। एंड पहले तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब मैं भी थोड़ा सा हंस रहा था, फिर मैंने थोड़ा सीरियस हो गया। बट हाँ, वो 15-20 मिनट, आधे घंटे जब मैं वहां पे था तो दे वर वेरी स्ट्रेसफुल। मतलब मैं थोड़ा सा ये भी था कि पता नहीं ये, हाँ, आगे कुछ ना करें, मेरी बाइक का कुछ तोड़ वोड़ ना दें या कुछ वैसा ना कर लें या मुझसे पैसे ना मांग लें, बिकॉज मतलब उनके तो हौसले बढ़ते आ रहे थे। बट खैर आई थिंक आई रिमेम्बर कुछ 15-20 मिनट बाद वो जो ओनर थे, उन्हीं ने बोला कि तुम लोग जाओ इधर से, मतलब इनको ऐसे मत करो, एंड देन इट वाज ऑल ओके। तो आई थिंक ये वाला भी एक इंसिडेंस था जो कि जाते हुए आपने भी हिंदी में गालियां दे दी, क्या पता हंस के यार करते और गाली दो फिर। हाँ, मतलब ऐसे लोगों को, मतलब ठीक है अपना काम बन गया निकलो, मतलब होता है कोई हमारे पास भी इंडियंस की भी यही मेंटालिटी होती है, कोई बाहर का आया होता है और वो नीडी होते हैं तो कई कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए यार। हर कोई अपना लाइफ में एंजॉय कर रहा है अपने तरीके, सो इट्स वेरी बैड। राइट एक्चुअली आप सही कह रहे हो। जब मैंने वीलॉग बनाया था इसका, तब मैंने उसमें भी ये लिखा था कि इंडिया में भी ऐसा मैंने देखा है कि कुछ फॉरेनर्स आए हैं, कुछ लोग ऐसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक्चुअली हमें भी नहीं करना चाहिए ऐसा। मैं इंडिया में बल्कि बहुत जगह देखा है, आपने तो शायद एक ही बार एक्सपीरियंस किया होगा बाहर, मुझे बाहर का तो नहीं पता, इंडिया में तो बहुत होता है। हम ही देख के सोचते कोई फॉरेनर चला होता है तो हम ही देख लेते, अच्छा इसको तो क्या समझ आ रहा होगा, हम कुछ भी बोल रहे हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वर्ल्ड वाइड यूज होता है,
एंड अगर या तो नहीं होता तो क्या हमारी तरफ से उधर कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगती है? एक्चुअली आप कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो तो आप सब जगह इंडियन लाइसेंस को यूज कर सकते हो। एक वो होता है जो लोग रेसिडेंस परमिट लेके वहां जॉब करने जा रहे होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। उस केस में कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे मैं यूके में था, तो यूके में आप 1 साल तक अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको मतलब आपको लोकल लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप यूरोप की किसी सिटी में गए हो या फिर कहीं सेंट्रल एशिया में घूम रहे हो, मोस्ट कंट्रीज में वो आपका जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो मान्य होता है, वो आप उसको लेके आप कर सकते हो। एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बोलते हैं, IDP, वो कोई लाइसेंस नहीं होता है, वो आप अपने RTO में जाएंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, आप अपना लाइसेंस दिखाएं। तो वो IDP बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड फॉर्मेट है जो कि हर कोई समझता है, जिसमें लिखा होता है कि कौन सी क्लास ऑफ व्हीकल आप अलाउड है, उनके कोड्स होते हैं बेसिकली। तो वो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको देख के वो IDP इशू कर देता है। RTO हो सकता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, कई साइट से इशू हो जाता है। तो IDP आप कैरी करो। मुझे तो आज तक किसी ने IDP नहीं पूछा, ऑल्दो मैंने जरूर ये सुना है कि जैसे आप स्पेन और इटली और भी शायद 1-2 यूरोपियन कंट्रीज होंगी, वहां पे अगर आप जाके गाड़ी रेंटल पे लो, क्योंकि यूरोप की कंट्रीज में लाके लोग गाड़ी रेंटल पे लेते हैं, US में भी जैसे गाड़ी का रेंटल पे लेने का होता है, तो स्पेन और इटली में वो इंसिस्ट करते हैं कि आपका IDP होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल, मैं तो इतना जब ट्रैवल किया तो नॉर्मल ऐसे लाइसेंस किसने पूछा नहीं। टर्की में पूछा गया था और जॉर्जिया में पूछा गया था, मुझे याद है, बाकी किसी कंट्रीज में तो पूछा भी नहीं। तो वहां पे आप अपना इंडियन लाइसेंस दिखा दो और उससे आपका काम चल जाता है। जापान और मंगोलिया जापान और चाइना, सॉरी, आई थिंक ये 2 कंट्रीज है जहां आपका लाइसेंस नहीं चलेगा। चाइना में तो आपको वहां जाके आपको वहां का लाइसेंस बनाना पड़ता है, बट खैर चाइना अपनी गाड़ी से या रेंटल गाड़ी से ट्रैवल करना इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मतलब उसके लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए पड़ती है। और जब आप ट्रेवल करते हो कभी रूल ब्रेक हुआ है? बिकॉज ट्रैफिक रूल्स हर जगह के अलग होते हैं, और कहाँ पे स्ट्रिक्ट आपको लगा कि यार यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स है? एक्चुअली 2 चीजें होती हैं। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज में सारा मोस्टली ट्रैफिक जो होता है कैमरे से कंट्रोल होता है, राइट? सो उसमें मोर और लेस अगर आपने गाड़ी रेंट पे ली है तो खैर उनके पास फाइन आ जाएगा, लेकिन एज अ टूरिस्ट देयर इज अ वेरी लेस चांस कि वो आपको ट्रैक कर पाएंगे, बिकॉज अगर वो कैप्चर भी कर लेंगे तो उनको पता नहीं है कि वो फाइन कहाँ भेजना है, क्योंकि आप तो बाहर की कंट्री से हो, राइट? जब वो कैमरे से कैप्चर होता है तो घर पे आता है, राइट? तो वेस्टर्न कंट्रीज में मोर और लेस, मतलब ये हैक है, वैसे तो करना नहीं चाहिए, बट काफी चांस है कि अगर आप अपनी गाड़ी पे हो तो आपको फाइन आएगा भी, तो आपको आपने बता दिया है सबको अभी। हाँ, तो आपको पता ही चलेगा। लेकिन कुछ केसेस में अगर आप बहुत रैशली ड्राइव कर रहे हो तो फिर पुलिस की गाड़ी पीछे से आ जाती है। मतलब वो लोग ऐसे इंडिया की तरह ऐसे बैरिकेड लगा के नहीं रोकते हैं, वो उनकी पूरी पुलिस की गाड़ी पीछे से आती है, वो अपना हॉर्न बजाएगी, अपनी लाइट जला देगी और आपको फिर लेफ्ट में, मतलब वहां तो राइट चलते हैं मोस्ट कंट्रीज में, राइट में रोकना होता है, फिर वो आपको फाइन कर देंगे। तो फाइन मतलब जैसे रेगुलर चीजें कि आपने रेड लाइट जंप कर दी, वो सारी चीजें तो है ही है, लेकिन लेन डिसिप्लिन जो कि इंडिया में हम बिल्कुल ही नहीं फॉलो करते हैं, उस पे भी फाइन आ जाता है। एक स्पीडिंग पे तो फाइन आता ही आता है, लेन डिसिप्लिन पे भी फाइन आ जाता है कि जब आप स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में राइड कर रहे हो तो आप जैसे रोड के राइट साइड में राइड करते हैं तो 3 लेन्स हैं, तो ये जो राइट मोस्ट लेन है वो सीधी और राइट जाएगी, लेफ्ट मोस्ट लेन हमारे लेफ्ट और सीधे जा सकते हैं, बीच वाली लेन हमारे सीधे आएंगे। अब राइट वाली लेन पे गए और फिर ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको फाइन आ जाएगा। नहीं तो आपको जैसे अभी आपने ये बताया लेफ्ट राइट का, तो इंडिया में तो लेफ्ट रहता है, बाकी जगह राइट भी होता है, तो उसमें आपको ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती? बाइक में तो इट्स फाइन, कार में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि कार में आपकी जो स्टेयरिंग है इधर आ जाती है। हाँ। तो मैंने बहुत पहले एक बार जब मैंने कार से थोड़ा यूरोप घूमने की कोशिश की थी, जब मैं यूके में था, तो मैंने कार रेंटल ली थी क्रोएशिया में। तो लेफ्ट साइड में आपका स्टेयरिंग रहता है, तो ऐसे चलाते चलाते जैसे ही गियर चेंज करने का तो ऐसे हाथ ऐसे दरवाजे पे पड़ता है, फिर आपको याद आता है अच्छा नहीं गियर तो यहाँ है, तो फिर आप ऐसे करके गियर चेंज करते हो, बट वो हो जाता है। मतलब मुझे याद है मैं रात को सोता था और सुबह उठता था तो मैं लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाना चालू करता था, फिर लोग बोलते थे इधर इधर, तो फिर मैं राइट पे चला जाता था। तो करेक्ट। नहीं बाइक में तो मुझे लगता है ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि हम चला रहे हैं तो हमें लगता है कि हम तो अच्छा लेफ्ट चले गए, तो ऐसा कभी होता है कि लॉजिकली आपने सोचा हो कि यार मैं तो गलत चल गया, ये तो यहाँ पे चल रहा था मुझे? एक्चुअली में क्या है ना कि बाइक को लेके वेस्टर्न कंट्रीज में लोग
ज्यादा केयरफुल होते हैं। तो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में जितनी आपकी छोटी गाड़ी है उतना आपको ज्यादा फ्रीडम है। तो जैसे साइकिल वाले होते हैं उनसे लोग बहुत दूर होके चलते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो छोटी गाड़ी वाले को एडवांटेज होता है, बड़ी गाड़ी वाले के ऊपर केस बनने के ज्यादा चांस होते हैं, बड़ी गाड़ी वाले को ज्यादा केयरफुली चलना होता है। तो बाइकर्स और कार्स में जब आप बाइक वाले, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हम बोलते हैं इंडिया में बाइकर्स ऐसे ऐसे चलाते हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देखोगे बाइकर्स वो भी ऐसे ऐसे ही निकालते हैं गाड़ी को। और कार वाले जो होते हैं वो एकदम ऐसे थोड़े देख के चलते हैं, अच्छा ये बाइकर ऐसे जा रहा है तो मैं अपना स्लो कर लूंगा, जगह दे दूंगा। हमारे यहाँ पे गालियां देते हैं, ये इसको बहुत जल्दी लगी है जाने यू नो कार में होते तो बंदा बोलता है हाँ इसको बहुत जल्दी लगी है। राइट। तो वैसे मतलब अगर आप अपने रियर व्यू मिरर्स पे ध्यान से देख रहे हो, अपनी लेन चला रहे हो, लेन चेंज करते टाइम भी लोग इंडिकेटर देते हैं, बाइकर्स भी देते हैं, एक लेन से दूसरी लेन आप जा रहे हो तो आप इंडिकेटर देते हो तो लोग ध्यान से देखते हैं। और इनफैक्ट इंडिया के बाहर चलाना, गाड़ी चलाना इज मच मोर पीसफुल। मतलब लोग हॉन्क नहीं करेंगे आपको, और एक्चुअली ऑन अ मोटर बाइक आप थोड़ी सी एडवांटेज भी ले सकते हैं। जैसे कई बार मतलब ये वाली जो राइट मोस्ट लेन है वो राइट जाने की है लेकिन आप सीधे निकल गए, इट्स ओके। आप लेफ्ट वाली लेन में आ गए, आप अब वो आगे की गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो आपको बीच वाली लेन में जाके सीधे आना है तो आप थोड़ा सा ऐसे करके चले गए, इट्स ओके। कार वाले नहीं करेंगे ये, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री, बट बाइक वाले थोड़ा सा दे टेक द लीवे। तो फिर ये रोड्स की बात हो रही है, अब इंडियन रोड्स आपको बेटर लगते हैं ड्राइव करने के लिए या अदर कंट्री के? नहीं, अदर कंट्रीज के रोड्स आर डेफिनेटली बेटर। एक्चुअली इंडियन कंट्रीज के जो हाईवे थे, मतलब जब मैंने कोविड के टाइम पे रोड ट्रिप्स की थी तो आई थिंक उस टाइम इंडियन हाईवेज वर लाइक रियली रियली गुड। ऑफ लेट मैं अभी बैंगलोर से भी ड्राइव करके आया था, रायपुर गया था, और आई थिंक ऑफ लेट मुझे लगता है इंडियन रोड्स की क्वालिटी काफी डिग्रेड हो गई है। और इन जनरल भी आई थिंक इंडियन रोड्स दे डोंट इवन कंपेयर। हम आई थिंक हमारा जो रोड का इंफ्रा है वो इवन जो लेसर डेवलप्ड कंट्रीज है हमसे, जैसे उज्बेकिस्तान और ये सब, ये हमसे कम डेवलप्ड है, उनके रोड से भी ज्यादा हमारा खराब है। ऑलराइट, अभी हम ना कुछ मिथ्स पे बात करेंगे, आप प्लीज बताना कि दैट इज ट्रू और फॉल्स। सोलो ट्रैवल इज डेंजरस? False. Affordable solo is only possible if person is young or single? False. All right. Abroad travel is expensive? False. अगर with the caveat कि अगर आप long term travel कर रहे हो तो it is as cheap as traveling in India. Okay. As you are a foreigner traveler also, तो English हर जगह like बोली जाती है? नहीं, इंग्लिश आपको सब जगह नहीं मिलेगी, स्पेशली ऐसे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो जो यूएसएसआर वाली कंट्री वो तो सब रशियन बोलती हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेट से आपका सब जगह काम चल जाएगा। एंड एज पर योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि सभी को बाइक राइडिंग जो करता है वो पसंद है? एक्चुअली मैं, जैसे मैंने बोला कि ये शायद ये मेरा आत्मपत है सोलो ट्रैवल करना, और मुझे बाइक मिल गई, शायद कार होती तो मैं कार में भी ट्रैवल कर रहा होता, बट ठीक है, बाइक आई थिंक मुझे ज्यादा अच्छी लगती है फॉर सम रीजन। तो अगर आपका आज सोल पर्पस या लाइफ गोल ट्रैवल है, आपको ऐसा लगता है, तो बिल्कुल, मतलब जो बाइक राइड है उसमें जो फ्रीडम है, जो हवा आपको फील होती है जो कार में नहीं होती है, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली वेरी लाइक फ्रीडम इंस्पायरिंग, लाइक मतलब यू फील फ्री, राइट? तो वो वाली चीज है। बाकी तो अगर सोलो ट्रैवल है और अगर आपको बाइक राइड्स अच्छी लगती हैं तो श्योर, मतलब लुक बियॉन्ड इंडिया। इंडिया से गाड़ी बाहर ले जाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन बाहर आप हमेशा गाड़ी रेंट पे ले सकते हो। ओके। एंड गूगल मैप्स की बात करूं, लाइक मुझे ऐसा लगता था कि गूगल मैप सब जगह वर्क करते हैं, बट आप ट्रेवलर हो, राइड करते हो, तो व्हाट्स योर ओपिनियन फॉर दैट? एक्चुअली गूगल मैप सब जगह नहीं चलता है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में आपका चलेगा। अफ्रीका में गया नहीं हो तो आई कांट से, बट सेंट्रल एशिया में मैं काफी घूमा, और सेंट्रल एशिया एक्चुअली यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, और इनमें यांडेक्स मैप ज्यादा चलता है। यांडेक्स मैप एक रशियन डेवलपर का है, इट इज वेरी पॉपुलर, इट इज एक्चुअली बेटर देन गूगल मैप ऑल्सो इन सम केसेस, बट यांडेक्स मैप आप इंडिया में नहीं यूज कर पाओगे बिकॉज उसमें वो लोकेशंस ही नहीं होंगी, तो आपको मिलेगी नहीं, तो आप नेविगेट कैसे करोगे? एक दूसरा एक 2GIS मैप है, 2 नंबर 2 GIS। ये मैप जो है, दिस इज लाइक
वन मैप फॉर एवरीथिंग इन कजाकिस्तान, इन रशिया। इसमें आप होटल्स ढूंढ सकते हैं, इसमें आप जो भी रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हैं, उनका मेन्यू होगा, उनके प्राइसिंग होगी। आपको ये मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, अलग अलग ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब ढूंढने के लिए, वो सब टूगिस मैप में होता है। ये भी सेंट्रल एशिया में काफी पॉपुलर है। सो अब आपका नेक्स्ट मंथ प्लान है, जैसे आपने बताया था कि आपने 4 कुंभ ट्रेवल करना है। सो व्हाट्स योर प्लान फॉर दैट, एंड आपने उसी को ही क्यों चूज किया? राइट, सो एक्चुअली 2 साल मैंने ये इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, एंड उससे पहले मैंने वो बैंगलोर से स्पीति वाला राइड किया था। एंड आई थिंक अभी मुझे थोड़ी इंडिया में ट्रैवल करने का भी थोड़ा मेरा मन है, और आई थिंक वो थोड़ी सी आसक्ति भी आ गई है। तो मैंने देखा था कि कुंभ होने वाला है, एंड आई वांटेड टू गो टू कुंभ, बट फिर मुझे लगा कि मे बी पता नहीं मैं दोबारा कब कुंभ जाऊंगा या दोबारा कब ट्रैवल करूंगा। तो आई डिसाइडेड कि वो सारी जगह चलते हैं जहाँ पे कुंभ हुआ था होता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक। तो मैं अभी नासिक से चालू करता हुआ हरिद्वार होता हुआ प्रयागराज जाऊंगा। प्रयागराज पे मैं एंड करूंगा होपफुली महास्नान वाले दिन, ये मेरा प्लान है। और रास्ते में हाँ मतलब सिटीज का थोड़ा शूट करना, वीलॉग्स बनाना, वो सारी चीजें रहेंगी मेरी। तो ये मेरा प्लान अभी नियर फ्यूचर का है। लॉन्ग फ्यूचर में बेसिकली अभी मेरी गाड़ी वहाँ जो बाहर की है वो मंगोलिया में खड़ी है, तो उसमें एक्चुअली मुझे वापस मैं उसको रशिया लेके जाके, एक रशिया में रोड ऑफ बोन्स करके एक रोड है, जो कि जो सोवियत जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो रशिया ने वो वाली रोड जो प्रिजनर्स होते हैं वर्ल्ड वॉर के, जो कि मोस्टली जर्मन्स और नाजीज थे, उनसे बनवाई थी। और वो एरिया भी बहुत विषम है, ठंड काफी रहती है, और उनने विषम परिस्थितियों में ही बनवाई थी। तो लोग बनाते बनाते मर रहे थे और उनकी बॉडीज उसके रोड के फाउंडेशन में डाल रहे थे, तो उसका नाम रोड ऑफ बोन्स पड़ गया है। और वो काफी विषम रोड है। मैंने एक्चुअली जब मैं ट्रांस साइबेरियन वाला रूट कर रहा था तभी मैंने उसके बारे में सुना था, तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा वहां। तो नेक्स्ट ईयर मैं वहां भी जाने वाला हूँ। कुछ इंडियंस का मैंने पढ़ा है जिनने ग्रुप में वो राइड किया है उस रोड पे। आई थिंक सोलो शायद अभी तक किसी इंडियन ने वहां नहीं किया है, जैसा मुझे लगता है। तो मे बी आई विल बी द फर्स्ट इंडियन टू राइड ऑन दैट रोड सोलो। तो ये मेरा गर्मियों में होगा 2025। और अभी सर्दियों में ये जो कुंभ वाला राइड है मैं वो करूंगा। तो कुंभ में जाने से ऐसा नहीं लगता कि यार इतना मतलब ट्रैफिक, और सबसे ज्यादा कि लोग इतने रहेंगे, कैसा माहौल रहेगा, एंड उनमें से शूट करना, सरवाइव करना, और इंडियंस होना सबसे बड़ी बात। लाइक चलो फॉरेनर्स का अपना रहता है, इंडियंस तो धक्का मुक्की है वो, सो काफी कुछ रहता है। तो हम तो डरते हैं भाई कि अभी कुंभ चल रहा है बाद में चले जाएंगे, बट आपने वो बहुत चैलेंजिंग चीज पकड़ी है। सो क्या इंस्पिरेशन थी उसके अगेंस्ट आपकी? एक्चुअली मोस्ट ऑफ मेरे डिसीजंस कोई वेल थॉट आउट नहीं होते हैं। मतलब ये इंट्यूशन, या जो बोलते हैं कि इंट्यूशन इज बेसिकली योर सोल टेलिंग यू व्हाट टू डू। तो ये इंट्यूशन आया मुझे कि भाई कुंभ का करना चाहिए कुछ। मतलब वैसे तो मैं कुंभ जस्ट जाके विजिट भी कर लेता, बट फिर मैं बाइक राइड करता हूँ, तो मैंने कहा चलो अपन चारों जगह चलते हैं, क्योंकि दोबारा पता नहीं मैं फिर कब जाऊं। और वैसे तो मैं यूजुअली विंटर्स में आता हूँ, और विंटर्स में कुछ जॉब ले लेता हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमाऊं, सो दैट मैं फंड कर सकूं अपनी राइड। बट दिस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में ट्रैवल करूंगा। तो ठीक है, इंडिया ट्रैवल है, कुंभ है, सारे कुंभ जाना है, तो बस वो प्लान बन गया काइंड ऑफ। और बाकी अब जो होगा, अगर सोल पाथ है तो सोल विल फाइंड अ वे, अदर सोल्स विल हेल्प, जैसा मैंने कहा आपको। और हाँ, इट शुड वर्क आउट। बाकी वैसे भी जब मैं राइड करता हूँ तो मुझे अपने 1 से 2 दिन के आगे की विजिबिलिटी वैसे भी नहीं होती है। अच्छा, आप वो प्लान नहीं करते? नहीं। वो ऑटोमेटिकली तब आपका ऑन द स्पॉट रहता है। राइट, मतलब मुझे पता होता है इस डायरेक्शन में मुझे जाना है। जैसे अभी मुझे पता है कि मैं नासिक से, उज्जैन से, हरिद्वार से प्रयागराज जाऊंगा। अब रास्ते में कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं पता मैं। और ऐसे ही मैं अपनी राइड्स करता हूँ। इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट अच्छी बात है। वो एक क्यूरियोसिटी भी रहती है ना, पता नहीं क्या मिलेगा रास्ते में, कितना अच्छा मिलेगा। राइट। एक्चुअली उसमें मेरी एक ये भी फिलॉसफी है कि मैं पहले बहुत ही प्लानिंग ओरिएंटेड होता था। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों को भी ऐसे बोलता था कि क्या कर रहे हो, ऐसे बिना प्लान कैसे चले जाओगे। और जो मेरे फादर हैं वो भी बहुत प्लानिंग करते थे, और मम्मी को हमेशा डांटते थे कि क्या प्लान है तुम्हारा और कैसे करना है ये वो। और जब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ
मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप प्लान बना लेते हैं तो आप उस प्लान को वर्कआउट करने के लिए उसके पीछे भागते हैं और आप काफी सिंगल फोकस हो जाते हैं लाइफ में। और जो रियल लाइफ होती है ना वो आपके आसपास हो रही होती है, लेकिन आप उस फोकस में उस रियल लाइफ को देख नहीं पाते हैं अपने आसपास। जबकि आप अनप्लान्ड तरीके से जाते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट राइड की थी, जब मैं इंडिया में राइड कर रहा था, तो मैं ऐसे बाइक चला रहा हूँ और मुझे कोई पहाड़ दिखा है जो उधर रोड जा रही है और मैं वहां मुड़ जाऊंगा क्योंकि मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है उस टाइम, मुझे वहां पे पहुंचना है, मैंने बुकिंग कर ही ली है। बिल्कुल। तो वो जो लाइफ होती है, मतलब वो जो आप अपने सोल को वो जो फ्रीडम देते हो कि भाई जैसा होगा अपन वैसा करेंगे, जिस हिसाब से जैसी फीलिंग आएगी वैसा करेंगे, और चीजें वैसे हो भी जाती हैं। मतलब तो वो वाली जो चीज है, मैं उस पे मेरा काफी विश्वास है, तो मैं सारी अपनी राइड्स वैसे ही करता हूँ। तो अब जो आपकी अपकमिंग राइड्स हैं और जो पहले कर चुके हो, आप प्लीज व्यूअर्स को बता दो कहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा आपके चैनल नेम है, क्योंकि सब इंस्पायर होने वाले हैं इसके बाद, तो कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, कहाँ पे क्या देख सकते हैं वो। राइट। तो जो इंडिया वाली राइड की थी मैंने और जो लंदन से कजाकिस्तान की है, उस टाइम तो मैं वीडियो बनाता नहीं था, मेरे टेक्स्ट ब्लॉग्स हैं। अगर आप ट्रैवलर हैं और आप चाहते हैं कि आप इस टाइप की राइड करें एंड यू नीड सम इंस्पिरेशन, उसमें काफी सारी डिटेल्स है, मैं कहाँ रुका, कैसे क्या किया, तो वो मेरे ब्लॉग्स हैं। वो लिंक्स एक्चुअली मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा जी। जो इस साल मैंने जो राइड की है, जो मैंने सेंट्रल एशिया, रशिया और मंगोलिया की है, उसके मैंने यूट्यूब पे वीलॉग्स बनाए हैं, क्योंकि अब की बार मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था। अब की बार चैनल का नेम भी बता दीजिए। चैनल का नेम है पोचा सोलो बाइकर, इसी नाम से आप मुझे यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं, इस पे मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो हाँ, पोचा सोलो बाइकर, और एक लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें वो डे वाइज मेरे वीलॉग्स हैं जी। और एक्चुअली मेरे वीलॉग्स बहुत ज्यादा वेल एडिटेड और बहुत फैंसी नहीं है, बिकॉज वो नेचुरल हैं और उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो अगर आप ट्रैवलर हैं और आप इन जगह जाना चाहते हैं तो आपके लिए यूजफुल रहेंगी, बट दे माइट नॉट अपील टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस जो शायद सिर्फ कुछ अच्छा या टाइम पास देखना चाहें या फिर बहुत वेल एडिटेड चीज देखना है, उनको शायद उतना पसंद ना आए। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ मतलब करके देखें, बट इट्स वेरी रियल एंड इट्स वेरी रॉ। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मेरा तो देखूंगी अब 1 to 1 की कहाँ पे क्या क्या किया, और आगे जो आप चलने वाले हो उसके लिए तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप क्या डालोगे, कब डालोगे, ताकि हम देखें भाई किस तरह आप अपनी हर एक ट्रिप को पूरा सक्सेसफुल बना रहे हो। प्लस मैं ये चाहूंगी कि प्लीज आप अपने व्यूअर्स को जो इंस्पायर होते हैं आपसे एंड वो भी राइड करना चाहते हैं, उनको आप कुछ मोटिवेशन, एनीथिंग यू वांट टू टेल देम। हाँ, सो एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सोल पाथ वाली है, मतलब अगर आपको इस टाइप की सोलो राइड्स बहुत फैसिनेट करती हैं, मतलब जो इंट्यूशन होता है वो आपका सोल आपको बता रहा होता है, आपका जो माइंड होता है वो बेसिकली उसको दरकिनार कर देता है कि नहीं, यू हैव टू कम अप विद अ प्लान, यू हैव टू कम अप विद अ लॉजिक, यू हैव टू कम अप विद दिस, बट आपका सोल आपसे कई बार कुछ बातें करता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर किसी को राइड करना चाहिए, हर किसी को ऐसा करना चाहिए। नॉट एवरी सोल is in this earth to experience solo travel, right? So मतलब आप मेरी राइड से ऐसा मत बोलो कि भाई हमें भी सोलो ट्रैवल करना चाहिए, मतलब मे बी आपकी सोल का वो पर्पस नहीं है इस लाइफ में। तो आप उसे आइडेंटिफाई करें, और जब आप अपने सोल पाथ पे चलेंगे तो लोग आपके आसपास ये कहेंगे कि भाई आप तो मैजिकल चीजें कर लेते हैं। अब मैं इस बाइक राइड करता जाता हूँ और मैं मतलब मेरी लंदन से कजाकिस्तान वाली राइड 5 महीने की थी, मैं 5 महीने रोड पे ही था। और जब मैं लोगों को बताता हूँ, लोग कहते हैं भाई 5 महीने कैसे रोड पे रह लिया आप, क्योंकि वो जब आप अपने सोल पाथ पे आते हैं तो आपको आपके सोल से एनर्जी मिलती है। आप सेम खाना खा रहे होंगे, सेम कुछ कर रहे होंगे, बट आपके सोल आपको इट कीप्स यू गोइंग, और तब आपको लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई आप तो मैजिकल चीजें कर रहे हो। तो दैट इज व्हेन हाँ आपको पता है कि आप अपने सोल पाथ पे चल रहे हो। तो आप सोल पाथ अपनी आइडेंटिफाई करें, उस पे चलें। अगर वो ट्रैवल है तो बिल्कुल ट्रैवल करें। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, और मैं उन्हीं ऑडियंस से कह रहा हूँ जिनकी सोल पाथ ट्रैवल चाहती है, तो आप मेरे वीलॉग्स देखें, आपको सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और हाँ, आई विल बी रेडी टू प्रोवाइड ऑल द हेल्प दैट आई कैन। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, हमें खुद इंस्पायर किया आपने कि हम भी जाने भाई हम क्या करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। यस।